अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, उर्दू वॉइस ज़ोन पर आप सभी को खुश आमदीद। आज जो स्टोरी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, इसका अनवान है नाजुक इंदाम। ये स्टोरी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज ए न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। ये सन 56 का वाकया है। मैं इन दिनों मियाँ चिन्नू के एक थाने में तैनात था। वो जनवरी का महीना था और इस साल सर्दी ने पिछले छोटे बड़े कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। कई रोज तक सूरज का मुंह देखना नसीब न हुआ था। दिन की सर्दी तो जो थी सो थी। रात को दर्जा हरारत सिफर से कई दर्जे नीचे गिर जाता और यूं महसूस होता जैसे मैं साइबेरिया के किसी दूर दराज खित्ते में ड्यूटी दे रहा हूँ। मस्कूरा थाने में अपने फराइज अंजाम देते हुए मुझे लगभग 6 माह गुजर गए, लेकिन हैरत इस बात की थी कि इस दौरान में थाने की हदूद में कोई काबिल जिक्र वाकया पेश ना आया। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की बात दूसरी है, और ऐसे मामला भी इलाके के बड़े खुद ही निपटा लिया करते। पुलिस कचहरी की नौबत ना आती। कभी मैं सोचता इस इलाके में थाने और थानेदार की जरूरत ही क्या थी। दिल से ये दुआ भी निकलती, काश वतन अजीज का हर इलाका ऐसा ही हो जाए। फिर एक रोज मुझे हाथ पांव खोलने का मौका मिल गया। वो सुबह भी बहुत ठंडी थी और धुंध में लिपटी हुई थी। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे पता चला मेरे थाने की हदूद में वाकया एक गांव में कत्ल की वारदात हो गई है। ये इत्तला मेरे लिए किसी अचंभे से कम नहीं थी। मैंने इत्तला देने वाले कांस्टेबल से पूछा, यूसुफ, कत्ल कौन हुआ है? मलिक साहब, मकतूल का नाम पीर लोटे शाह है, कांस्टेबल ने बताया। पीर लोटे शाह? मैंने हैरत से दोहराया। ये किस किस्म का नाम है भाई? यूसुफ ने कहा, मलिक साहब, पीर लोटे शाह अपने गांव की बहुत मशहूर शख्सियत है। लोग बड़े अदब और एहतराम से इसका नाम लेते हैं। सुना है पीर साहब के कब्जे में कई जिन हैं। कुछ लोग इसे शाह जिन्नात भी कहते हैं। और ये लोटे का क्या चक्कर है? शाह जिन्नात पीर लोटे शाह लोटे की मदद से अमलियात वगैरह करता है, कांस्टेबल यूसुफ अली ने वजाहत करते हुए कहा। इसी वजह से वो लोटे शाह के नाम से मशहूर हो गया है। वाह वाह, मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। क्या पब्लिसिटी है। फिर मैंने यूसुफ की तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा, तुम्हें जिन्नात के बादशाह पीर लोटे शाह के बारे में बहुत मालूमात है भाई। वो जल्दी से बोला, मैं लोटे शाह के बारे में पहले बहुत कम जानता था। बाकी बातें तो भी थोड़ी देर पहले जीदा ने मुझे बताई हैं। ये जीदा कौन है? मैंने दरियाफ्त किया। और लोटे शाह से इसका क्या ताल्लुक है? जनाब, जीदा ही तो लोटे शाह के कत्ल की इत्तला लेकर आया है, कांस्टेबल ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। वो इस वक्त बाहर बरामदे में बैठा है। मैंने कदरे गुस्से से कहा, वो वहां बैठा क्या अंडे दे रहा है? कांस्टेबल सिटपटा गया और उलझन ज़दा नजर से मुझे देखने लगा। मैंने अपने अंदाज में गुस्से के अंसर को शामिल रखते हुए कहा, इस जीदा को फौरन अंदर भेजो। कांस्टेबल ने खटाक से मुझे सलूट मारा और यह सर कहते हुए मेरे कमरे से निकल गया। इन दिनों मेरी रहाइश थाने के अकब में वाक़ई सरकारी क्वार्टर में थी। मौसम की दस पर दस से मैं भी महफूज नहीं था, इसलिए अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो मैं आराम से तैयार होकर ही अपने क्वार्टर से निकलता था। थाने की चौहदी के अंदर रहाइश होने के सबब मैं 24 घंटे का मुलाजिम था। चनाचा थोड़ी देर सवेरे मेरे फराइज और जिम्मेदारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। जीदा नामी इतला कुनिंदा कांस्टेबल के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी तरफ मतवज्जा हो गया। वो एक दुबला पतला और पस्ता कामल शख्स था। इसकी उम्र 30 के करीब थी। वो अपने कद काठ और सेहत के एतबार से बच्चा सा दिखाई देता था, ताहम चेहरे की पुख्तगी चुगली खाती थी कि वो हरगिज हरगिज बच्चा नहीं। कांस्टेबल जीदा को मेरे कमरे में पहुंचाकर वापस चला गया तो मैंने इसे बैठने को कहा। इसके साथ ही मैंने अपनी मेज के सामने रखी कुर्सियों की तरफ इशारा भी कर दिया। वो हिचकिचाते हुए कुर्सी पर बैठ गया। इसकी हिचकिचाहट में खौफ का अंसर गालिब था। बैठने पर वो मजीद छोटा नजर आने लगा। मैंने टटोलती हुई नजर से इसे देखा और पूछा, पीर लोटे शाह के कत्ल का क्या किस्सा है? किस्सा तो मुझे पता नहीं सरकार, वो लुचते हुए लहजे में बोला। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि पीर साहब को किसी ने कत्ल कर दिया है। क्या तुम भी इसी गांव के रहने वाले हो? इसने इस बात में जवाब दिया। मैंने पूछा, तुम्हारा पीर लोटे शाह से क्या ताल्लुक है? मैं इनका अकीदतमंद हूँ। तुम्हें कब और कैसे पता चला कि तुम्हारे पीर को किसी ने कत्ल कर दिया है? अभी कुछ देर पहले। थाने आने से पहले मैं पीर साहब के आस्थाने पर गया था, वो दुखी लहजे में बोला। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि पीर साहब अभी दुनिया में नहीं रहे। किसी ने इनके सीने में खंजर घोंप दिया है। इनकी लाश उधर आस्थाने में ही पड़ी है। मैंने पूछा कि पीर लोटे शाह का आस्थाना गांव ही में है? गांव से थोड़ा बाहर है, इसने बताया, कब्रिस्तान के नजदीक। तुम सुबह सुबह पीर लोटे शाह के आस्थाने पर क्या लेने गए थे?
یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ دیدہ کی ذات مجھے شک میں لپٹی نظر آ رہی تھی۔ صبح اس کا کسی پیر کے آستانے پر پہنچنا خالی ذلت نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر یہ بات بھی مجھے کھٹک رہی تھی کہ وہ تنہا اس واردات کی اطلاع دینے تھانے چلا آیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ ماہر عملیات بذریعہ لوٹا اگر اتنا ہی کرنے والا تھا اور لوگ اس کے عقید و احترام میں اندھے تھے تو اس شخصیت کے قتل پر اچھی خاصی افراتفری مچ جانا چاہیے تھی اور لوگوں کا ایک جتھا تھانے میں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن موجودہ حالات اس کے برخلاف نظر آ رہے تھے۔ جاوید عرف جیدہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، تھانے دار صاحب، میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں گیا تھا، بلکہ پیر صاحب نے آج مجھے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ تم اپنے کسی پوشیدہ و پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے وہاں گئے ہوگے۔ میں نے ایسے پیروں اور مریدوں کی نفسیات کے مطابق اندھیرے میں تیر چھوڑا جو نشانے پر جا کر لگا۔ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، تمہارے پیر کے آستانے میں اور کون رہتا ہے؟ پیر صاحب کا خدمتگار پھوڑی، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مگر اس وقت وہ بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے چونک کر سے دیکھا، وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں صاحب، دیدہ کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں جب آستانے پر پہنچا تو دیکھ کر مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کہ پوری وہاں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اس کا کمرہ تو گیٹ کے پاس ہی ہے۔ میں نے اس کمرے کو بند دیکھا تو پیر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پھر میں نے ان کی لاش دیکھی۔ دیدہ نے ایک اصلی جھرجھری لی اور خاموش ہو گیا۔ اصلی جھرجھری اس حوالے سے کہ اس کے بدن کی جنبش میں موسم کی ٹھنڈک سے زیادہ حالات کی سنگینی شامل تھی۔ میں نے اس سراسی منصوری شخص کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، پھر لوٹے شاہ کی لاش کو دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں آسانی سے نکل کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، وہ خوف زدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، تم گاؤں کی طرف کیوں نہیں گئے؟ سب سے پہلے تو تمہیں گاؤں والوں کو اس واقعے سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سرکار، وہ متذب بضب لہجے میں بولا۔ مجھے آستانے سے سیدھا گاؤں کی طرف ہی جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے فوراً تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے اندر بول رہا ہو۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، پیر صاحب کی روح ہی مجھے حکم دے رہی تھی۔ میرے اندر پیدا ہونے والی آواز پیر صاحب کی جانب سے کوئی اشارہ تھا۔ ان کی خواہش ہوگی کہ میں گاؤں کی بجائے تھانے پہنچوں اور آپ کو سب کچھ بتاؤں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے انسان اور کچھ ہو نہ ہو مردم شناس ضرور ہو جاتا ہے۔ میرا تجربہ کہہ رہا تھا پیتا اپنے جذبات کے اظہار میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا تھا، البتہ اس کے احساسات میں سے کسی بھی طور اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ بھی محسوس کیا وہ اس کی اندھی عقیدت اور ضعیف الاعتقادی تھی۔ وہ دل و جان سے پیر لوٹے شاہ کو کوئی بہت ہی اونچی اور پہنچی ہوئی شے سمجھ رہا تھا۔ میں اس کی طرح نہیں سوچ سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر جا رہا ہوں۔ تمہارے پیر کی لاش کو دیکھ کر میں اس کی روحانی قوتوں کا اندازہ تو بخوبی لگا لوں گا، لیکن ایک بات تم ابھی سے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ میں نے ذرا توقف کر کے دیدہ کو گہری نظر سے گھورا۔ اگر تم نے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی کی ہے تو بتا دو، بعد میں اگر تمہارا کوئی جھوٹ میری پکڑ میں آیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جسے بیان کرتے ہوئے لوگ شرمائیں گے۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتے ہوئے ہکلایا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ چاہے مجھ سے کوئی بھی قسم لے لیں۔ قسم کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، ہم 10 منٹ میں یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ دیدہ میرے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اپنے ہونہار ASI زمان خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ زمان پیر لوٹے شاہ کے قتل کے واقعے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے ساتھ جائے واردات پر چلنے کو کہا۔ وہ سعادت مندی سے بولا، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں ملک صاحب۔ تیار ہونے سے خدا نخواستہ آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہماری تیاری کسی تقریب میں شمولیت والی تیاری جیسی ہوتی ہے۔ یہ تھانے کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ ASI کی اس سے مراد تھی کہ وہ میری ہدایت کی تکمیل کے بعد میرے پاس آئے گا۔ جائے وقوع پر پہنچنے کی تیاری میں سواری کا مناسب اور معقول بندوبست بھی شامل ہوتا ہے۔ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ عرف بابا لوٹے والے کا آستانہ گاؤں سے باہر تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے گاؤں کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا۔ ہمارا تانگا جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو ہر شخص ہمیں چونکی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اور ASI سرکاری یونیفارم میں ملبوس تھے۔ کسی چھوٹے یا بڑے گاؤں میں پولیس کی آمد لوگوں کے کان کھڑے کر دیتی ہے۔ مذکورہ گاؤں زیادہ بڑا نہیں اور زیادہ تر کچے مکانات پر مشتمل تھا۔ ہمارا تانگا گاؤں کے درمیان سے گزر کر اس راہ پر آ گیا جو پیر لوٹے شاہ کے آستانے تک جاتی تھی۔ رہنمائی کے لیے جاوید عرف جیدہ ہمارے ساتھ تھا، اسے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ریلوے لائن کے پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے ہم قبرستان کے قریب سے گزرے اور سیدھے آستانے پہنچ گئے۔
पीर लोटे शाह का आस्थाना लगभग 20 मराले अराजी पर मुश्तमिल था। कराची के रहने वाले इसे 600 गज से ज्यादा समझ ले। आस्थाने के हाथे में सिर्फ 3 कमरे बने हुए थे। एक छोटा कमरा तो दाखिली गेट के साथ ही था। गीता के मुताबिक पीर लोटे शाह का खादिम फूरी गफूर इस कमरे में रहता था। दीगर 2 कमरे हाथे के पिछले हिस्से में थे, जिनमें से एक हाल नुमा था। इस वसी और इस कमरे में पीर लोटे शाह साइलिन से मुलाकात करता था, जबकि दूसरा कमरा इसके हुजरे बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये सारी मालूमात मुझे बाद में हासिल हुई थी, लेकिन वाकया के तसलसल की खातिर मैं तरतीब का ख्याल रखते हुए साथ साथ बयान कर रहा हूँ। हमारे तांगे का ताकुब करते हुए गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। हम आस्थाने का वसी सहन अबूर करके किबला पीर साहब के बेडरूम में पहुंच गए। वीदा ने मुझे बताया इसने पीर लोटे शाह की लाश इसी कमरे में देखी थी। वीदा ने गलत बयानी से काम नहीं लिया था। पीर लोटे शाह चारों शाने चित कमरे के वस्त में पड़ा था। मैंने पहली नजर में ही अंदाजा लगा लिया, खुद को शाह जिन्नात कहलाने वाला वो फरतूत अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा था। इसके सीने में ऐन दिल के मुकाम पर एक खंजर प्योस था, जिसका आधे से ज्यादा फल जिस्म के अंदर दाखिल हो चुका था। सबसे अहम बात यह थी कि शाह जिन्नात इस वक्त अपने फितरी लिबास में था। मिलाज के मुआयने के लिए नंग धड़ंग पीर लोटे शाह के जस्ते खाकी के करीब आ गया। उसी वक्त मुझे पता चला कि वो लाश एक दायरे के अंदर पड़ी थी। कमरे के कच्चे फर्श पर लगभग 10 फुट कतर का एक दायरा खींचा नजर आ रहा था, जैसे किसी शय को कीलने के लिए हिसार खींचा गया हो। पीर लोटे शाह के सीने में जिस मुकाम पर खंजर घोंपा गया था, वहां से खून का खराज भी हुआ था, जिसने पीर लोटे के सीने के साथ साथ कमरे के कच्चे फर्श को भी आलूदा कर दिया था। इस सूरत हाल ने मेरे जहन को उलझा दिया। उलझन का सबब बहुत वाजिया था। जब किसी शख्स के सीने में खंजर उतार के से कत्ल किया जाता है तो इतनी खामोशी और आसानी से जान नहीं देता। इसका वजूद बहुत तड़पता फड़कता और झटके लेता है, मगर हिसार के अंदर ऐसी कोई बात नजर नहीं आती थी। ऐसे आसार नापैद थे कि पीर लोटे शाह ने दूसरी दुनिया में मुंतकिल होने से कबल हाथ पांव मारे हो। ये हैरान कौन और समझ में ना आने वाली बात थी। मैंने इस नुक्ते को जहन में बिठाया और पीर लोटे शाह का बगौर जायजा लेने लगा। इसकी उम्र 50 के करीब होगी। वो एक तनमंद और दराज रेश शख्स रहा था। सर के बाल भी जटाओं की सूरत बहुत दूर तक फैले हुए थे। हाथों में धाती कड़े, कानों में वालियां और गले में मालाएं मौजूद थी। इसकी गर्दन किसी गैंडे की मानद मोटी और तोंद बाहर निकली हुई थी। चित लेटे होने के सबब वो किसी गेंद की तरह नजर आती थी। ऐसे ताकतवर, चर्बीले और गैंडा सिर्फ शख्स को आसानी से मौत की घाट नहीं उतारा जा सकता, और वो भी इस तरह कि इसने अपनी जान बचाने के लिए कोई जिस्मानी एहतजाज पेश ना किया हो। कमरे की एक दीवार के साथ पीर लोटे शाह का बिस्तर बिछा था। मैंने बिस्तर की चादर खींच ली और पीर लोटे की बरहना लाश को इसे ढांप दिया। इसके बाद मैंने इस कमरे का तफसीली जायजा लिया। इस कमरे में दाखिल होने के लिए एक दरवाजा भी मौजूद था, जो आस्थाने के पिछवाड़े कब्रिस्तान की तरफ खुलता था। इसी दीवार में एक छोटी सी खिड़की भी थी। इसके जरिए बहुत दूर तक देखा जा सकता था। फिर लोटे शाह के हुजरा खास और दीगर कमरों की मुकम्मल तलाशी का काम हो चुका तो मैंने ASI को जाए वकूआ का नक्शा तैयार करने की हदायत कर दी। इस खाना तलाशी के नतीजे में कोई काबिल गिरफ्त या काबिल इतराज शय हथे न चढ़ी। एक अलमारी में मुख्तलिफ बोतलें मौजूद थी, जिनमें रंग बिरंग महलूल भरे हुए थे। मुझे मालूम हुआ कि पीर लोटे शाह इन अद्वियात से अपने पास आने वाले मरीजों का इलाज मुआवजा भी करता था। इसी वक्त गांव का चौधरी भी जाए वकूआ पर पहुंच गया। चौधरी फिरोज दिन को किसी ने हमारी आमद के बारे में बता दिया था और वो फिलफौर इस तरफ चला आया था। पीर लोटे शाह के कत्ल के बारे में इसे आस्थाने पर आने के बाद पता चला था। चौधरी फिरोज दिन को देखते ही गांव के लोग बाअदब बामुलाजा होशियार हो गए और इन्होंने चौधरी के लिए रास्ता छोड़ दिया। वो सीधा मेरे करीब आ गया। रस्मी अलैक सलैक के बाद इसने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, शाहजी को किसने कत्ल किया है? चौधरी के लबो लहजे में मैंने पीर लोटे शाह के लिए खासी कीदत महसूस की। वो भी शाह जिन्नात के सीरों में लगता था। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी तो मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि पीर साहब को किसी ने कत्ल कर दिया है। किसने कत्ल किया, ये सुराग लगाना बाकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कातिल तक पहुंच जाऊंगा। जरा शाह साहब का दीदार तो कराएं थानेदार साहब। चौधरी की आवाज भराई हुई थी। इस वक्त कमरे में मेरे ASI और चौधरी के सिवा और कोई मौजूद नहीं था। गीदा समेत दीगर गांव वाले चौधरी के वहां पहुंचते ही कमरे से बाहर निकल गए थे। मेरी हदायत पर ASI जमान खान ने मकतूल लोटे शाह के चेहरे से चादर हटा दी। इस जुदवी दीदार से चौधरी को तसल्ली न हुई। इसने कहा, पूरे जिस्म से चादर हटा दे। चौधरी साहब, आपके शाहजी इस वक्त माशरी लिबास से बेनियाज हैं, इसलिए मैंने इनके ऊपर ये चादर डाल रखी है। मैंने संजीदगी से कहा। वो एक लम्हे को चौंका और कमरे के फर्श को बगौर तकने लगा। मैंने महसूस किया वो कोई खास बात सोचने या कोई अहम पॉइंट कोट करने की कोशिश कर रहा था। इसकी होशियार निगाह ने हिसार वाली लकीर पर 2-3 चक्कर काटे और फिर मेरे चेहरे पर आकर रुक गई।
इस निगाह में किसी तूफान की सी कैफियत पाई जाती थी। मैंने महसूस किया वो किसी अंदरूनी हिजान में मुब्तला हो गया था। इसकी हालत को देखते हुए मैंने सवाल किया, चौधरी साहब, आप खासे परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कोई खास बात हो गई? इसने जवाब देने की बजाय एक मर्तबा फिर चादर से ढकी पी लोटे शाह की लाश को सरासीमा नजर से देखा। फिर हंसार वाली लकीर पर इसकी निगाह चकराने लगी। इसके रवैये ने मुझे उलझन में डाल दिया। कोई ऐसी बात जरूर थी जो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा, कोई इस कत्ल या कातिल के बारे में बहुत कुछ जानता था या जान चुका था। जब इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैंने कहा, अगर आप अपने शादी को पूरी तरह देखना चाहते हैं तो मैं चादर हटा देता हूँ। वैसे हकीकत वही है जो मैंने आपको बता दी है। चौधरी फिरोजी ने लजीज आवाज में कहा, मैं एक नजर शाह साहब को मुकम्मल तौर पर देखना चाहता हूँ। आप चादर हटा दें तो अच्छा है। इसके लहजे ने मुझे बता दिया कि वो अपने ख्यालात को हतमी और नतीजा खेज बनाने के लिए पीर लोटे शाह का कामिल दीदार करना चाहता था। चौधरी की उम्र 60 के करीब थी और वो चेहरे से खासा समझदार और बुर्दबार नजर आता था। सर्दो गर्म चशीदा ये शख्स अगर पीर लोटे शाह में गैर मामूली और पुरस्कार दिलचस्पी ले रहा था तो इसका एक ही मतलब था, हकीकी या मसनूई, कोई ना कोई राज इसके सीने में दफन था। मैंने एएसआई जमान खान को इशारा किया और इसने पीर लोटे शाह के ऊपर से चादर खींच ली। शाह जिन्नात बेजाम खुद के बरहना जिस्म को देखकर चौधरी की आंखों में वहशत भर गई। मैंने महसूस किया इसका वजूद होले होले लरज रहा था। चेहरे पर भी खौफजदगी के आसार थे। यूं लगता था जैसे उसने किसी इंतहाई डरावनी मखलूक को देख लिया हो। मैंने पूछा, चौधरी साहब, किस चीज ने आपकी हालत बना दी है? मैं देख रहा हूँ आपके दिलो दिमाग पर किसी शय की दहशत तारी हो रही है, मुझे बताएं ये क्या मामला है? वो नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैं समझ गया हूँ शाहजी का कातिल कौन है और कोई हो ही नहीं सकता। ये वही खबीस है जो फातिल शाहजी ने मुझे खुद बताया था। हाँ, ये जो फातिल का ही कारनामा है। वो मुसलसल नफी में गर्दन हिला रहा था। इसकी सरासीमा और बेरबत बातों से मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा था। मेरी हदायत पर जमान खान ने लाश को दोबारा चादर से ढांप दिया। मैंने अपनी हैरत दूर करने की गर्ज से इस्तफसार किया, चौधरी साहब, ये जो फातिल कौन है? एक खबीस जिन, इसने डरे सहमे लहजे में बताया। जिन? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में मौजूद बेयकीनी को पढ़ते हुए बोला, थानेदार साहब, हो सकता है आपको मेरी बात का यकीन ना आए, मगर मुझे 101% और पूरे 16 आने यकीन है कि शाहजी की जान इसी मकार जिन जो फातिल ने ली है। वो शाहजी को कई बार धमकी दे चुका था, मैं इस बात से वाकिफ हूँ। फिर इसने थोड़ा तवक्कुफ किया और हसार की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये दायरा देख रहे हैं आप? हाँ, कई मर्तबा देख चुका हूँ और इस वक्त भी देख रहा हूँ। और वो खंजर भी आपने देखा है जो शाह साहब के सीने में पिरोस्त है? बिल्कुल देखा है, मैंने बदसतूर हैरत भरे अंदाज में जवाब दिया। मगर इस खंजर और हिसार के हवाले से मुझे क्या बताना चाहते हैं, जरा खुलकर बयान करें। उसने एक झुरझुरी ली और बोला, शाह जिन्नात बाबा लोटे वाला इस शैतान जिन जो फातिल को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। ये मनहूस किसी जमाने में शाह साहब के कब्जे में था। फिर इसकी बहुत मिन्नत खुशामद के बाद इन्होंने इसे आजाद कर दिया था। इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर वादा किया था कि वो आइंदा किसी को तंग नहीं करेगा। इतना बताने के बाद इसने एक और झुरझुरी ली। मैं कामिल बेयकीनी मगर तवज्जो के साथ चौधरी फिरोजदीन का बयान सुन रहा था। इसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस खबीस जो फातिल ने अपना वादा तोड़ दिया। इस मर्तबा वो दूसरे इंसानों की बजाय शाह साहब ही को तंग करने लगा। इसने शाह साहब को खुले अल्फाज में धमकी दी थी कि इनकी जान ले लेगा और अपने शाहजी शैतान को दोबारा काबू करने की कोशिशों में मसरूफ थे। ये हिसार इसीलिए खींचा गया था और खंजर भी इसके इस्तकबाल के लिए था। लेकिन चौधरी फिरोजदीन ने जुमला अधूरा छोड़कर अजीब सी नजर से मुझे देखा और शिकायती लहजे में बोला, आप मेरी बातों का मजाक समझ रहे हैं ना? लेकिन देख लेना, एक दिन आपको पता चल जाएगा कि जो फातिल ही ने ये कत्ल किया है वो मरदूद शाहजी के काबू में नहीं आया और अपने किसी दाव से इनको मौत के घाट उतार दिया। चाल उलट गई, बाजी पलट गई। ओहो! इसके खामोश होते ही मैंने कहा, और शाह जिन्नात पीर लोटे शाह की जिंदगी का लोटा घूम गया। वो लोटा घुमा कर अपने पास आने वालों को इनके मसाइल का हल बताता था। इसी लोटे के बाइस वो लूट पलट और सफेद काली नीली पीली वगैरह काट का माहिर समझा जाता था। आज इसी लोटे ने पीर साहब की जिंदगी के मसाइल हल कर दिए। मैंने जरा रुक कर चौधरी की आंखों में देखा और कहा, इस दुनिया का पर्चा हल सवालात तो निमट गया, अब दूसरी दुनिया के इम्तहानात चल रहे होंगे। सुना है वहां तो पर्चा भी आउट नहीं होता, बड़े कड़े सवालात पूछे जाते हैं। मेरा अंदाज बहुत ही सुलझा हुआ मगर अल्फाज काटदार थे। अगरचा मैंने पीर लोटे शाह की शान रफ्ता व गुज़िश्ता में किसी गुस्ताखी की कोशिश नहीं की थी,
مگر مقطع میں آن پڑنے والے سخن گستاخانہ الفاظ نے چودھری کا چہرہ لال بھبکا کر دیا۔ وہ بھرمی سے بولا، شاید آپ کو پتہ نہیں شاہ جی کتنی پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے واقعی یہ بات معلوم نہیں، اسی لیے آپ ان کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ واللہ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے اپنے لہجے کو مادر تمیز بنا لیا۔ پھر بھی اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا آپ شاہ صاحب کے یا شاہ جی آپ کے کتنے قریب تھے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، میں روح کی گہرائیوں سے شاہ جی کا مرید تھا۔ ان کی موت کا جتنا دکھ مجھے ہوا ہے اور کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں شاہ جی کی تجہیز و تکفین بڑے شاندار طریقے سے کروں گا۔ اس کے جواب نے میرے اندازے کو یقین میں بدل دیا کہ وہ پیر لوٹے شاہ کا اسپیشل عقیدت مند تھا۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ فرتوت المعروف بادشاہ جنات کمال درجے کا ڈرامہ باز تھا۔ ہر کس و ناقص اس کے حلقہ ارادات میں شامل تھا۔ کسی قبیلے کا سردار یا کسی گاؤں کا چودھری اگر خاص نظریات کا حامل ہو تو سینکڑوں افراد اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے ان کی رضامندی دل سے ہو یا کسی مجبوری کے پیش نظر۔ شاید پیر لوٹے شاہ اس گاؤں میں اس لیے بھی مقبول ہو گیا تھا کہ وہاں کا چودھری اس کا مرید تھا۔ میں نے چودھری فیروز دین کے جذباتی اظہار خیال کے جواب میں کہا، آپ کو شاہ جی کی تدفین کا پورا موقع فراہم کیا جائے گا، لیکن مناسب قانونی کارروائی کے بعد۔ قانونی کارروائی؟ اسے برہمی سے دہرایا۔ آپ کس قسم کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، ابھی تو موقع کی کارروائی جاری ہے۔ آپ ماشاءاللہ خاصے سیانے بندے ہیں، قتل کی کئی وارداتوں کو دیکھنے اور سننے کا آپ کو موقع بھی ملا ہوگا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس کارروائی کا اگلا مرحلہ ہے پوسٹ مارٹم۔ ابھی تھوڑی دیر میں لوٹے شاہ کی لاش کو سرکاری ہسپتال بھجوا دوں گا۔ تو کیا آپ شاہ صاحب کی چیر پھاڑ بھی کروائیں گے؟ وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم تو ضروری ہے جناب، اس سے شاہ صاحب کی لاش کی بے حرمتی ہوگی اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے حضرت صاحب کو کن حالات میں قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر موت کے وقت کا تعین ہو جائے تو قاتل تک پہنچنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وجہ قتل کیا رہی ہوگی۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولا، قاتل کا نام اور وجہ قتل میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی جو فاتح نامی خبیث جن آپ کے مرشد صاحب کا قاتل ہے۔ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، چودھری صاحب معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں آپ کی کہانی پر 1% بھی یقین نہیں کر سکتا۔ وہ سلگ اٹھا، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ کے جھوٹ اور سچ کو میں نہیں جانتا، میں نے بے اعتنائی سے کہا۔ البتہ قاتل جن والی سٹوری میرے ذہن کو قابل قبول نہیں۔ میں تو اپنے طور طریقے سے قانونی کارروائی کروں گا۔ اگر ہم لوگ جرائم کو جنات اور دیگر ہوائی مخلوقات کے کھاتے میں ڈالنے لگے تو ہو گئی تھانے داری۔ تھانے دار صاحب، چودھری فیروز دین نے دھمکیے ہوئے اس لہجے میں کہا، شاید آپ کا پہلے کبھی ناری مخلوق سے واسطہ نہیں پڑا، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کا حشر دیکھ لیں آپ، اگر آپ نے جو فاتل کے سلسلے میں کوئی پیش رفت کی تو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں اپنے فائدے نقصان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں چودھری صاحب، میں نے واضح الفاظ میں کہا، اور آپ مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہ کریں، میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری ٹائپ کا۔ میں نے قانون کی جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں ناری، خاکی، آبی اور ہوائی ہر مخلوق سے نمٹنے کے گر بتائے گئے ہیں۔ آپ میری فکر نہ کریں، مجھے اپنی حفاظت کرنے کے 101 طریقے معلوم ہیں۔ پھر میں نے اسے ڈرانے کی خاطر کہا، آپ کو پہلی فرصت میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنے بارے میں؟ کیا مطلب؟ وہ بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنے لہجے میں حتی الامکان سنجیدگی شامل کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ شاہ جی کے بہت قریب تھے، وہ آپ کا اپنے دشمن جن جو فاتل کی کہانیاں سناتا رہتا تھا۔ میں نے سن رکھا ہے اس قسم کے خبیث دشمن پہلے قریبی دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کا رخ کرتے ہیں، کہیں شاہ جی کے بعد آپ کی باری نہ ہو۔ میں نے یہ بات محض چودھری کا مذاق اڑانے کی غرض سے کہی تھی، ورنہ حقیقت سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اس کی ضعیف الاعتقادی اور جہالت کو دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا تھا، مگر وہ میری دھمکی نما ڈراوے میں آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر زردی پھیلتے دیکھی، اس کی خوفزدگی میں اچانک بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے مریل سی آواز میں استفسار کیا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں چودھری صاحب، لیکن شاہ جی نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، وہ حد درجہ الجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، میں بتا رہا ہوں نا، اگر آپ کے پیر صاحب کا فرمایا ہوا درست مان لیا جائے تو پھر جو فاتل اس وقت بھی آستانے کے آس پاس چکرا رہا ہوگا تاکہ یہ اندازہ لگا سکے کس شخص کو پیر لوٹے شاہ کی موت کا سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ شاہ جی کو بھول کر فوراً اپنی حویلی میں چلے جائیں اور اللہ اللہ کریں۔ اس شریر مخلوق کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے اس قسم کی لا یعنی باتیں اس لیے کی تھی کہ چودھری خواہ پوسٹ مارٹم سے متعلق کارروائی میں روڑے نہ اٹکائے۔
وہ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کا متقد خاص تھا اور اس کی چیڑ پھاڑ کو لاش کی بے حرمتی سمجھتا تھا۔ وہ قانون سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا، میں ہر صورت میں لاش کا پوسٹ مارٹم کرواتا۔ یہ کہانی میں نے کسی ممکنہ بدمزگی سے بچنے کے لیے چودھری فیروز دین کو سنائی تھی۔ بعض اوقات موقع محل کی مناسبت سے ایسی چالیں بھی چلنا پڑتی ہیں۔ میری کہانی ہٹ ہو گئی۔ چودھری نے میری باتوں کو اتنا سر لیا کہ جائے واردات سے جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ نحیف سی آواز میں بولا۔ اس مخلوق کا واقعی کچھ بھروسہ نہیں۔ میں حویلی جا رہا ہوں، اس وقت میں آرام کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے بروقت اور درست فیصلہ کیا ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں موقع کی کارروائی سے فارغ ہوتے ہی سیدھا آپ کی حویلی آؤں گا۔ آپ شاہ صاحب کے بہت قریب رہے ہیں، آپ کا بیان ضروری ہے۔ چودھری فیروز دین اچھا اور ٹھیک کہتا ہوا پیر لوٹے شاہ کے آستانے سے رخصت ہو گیا۔ وہ آستانہ جو شاہ جنات کے وجود سے خالی ہو چکا تھا، بقول چودھری ایک خبیث جن جو فاتل نے شاہ جنات کا تختہ کر دیا تھا۔ اگر ایسا فرض بھی کر لیا جاتا تو یہ عجیب و غریب صورتحال تھی۔ ظاہر ہے گاؤں کے دوسرے لوگ بھی چودھری کے حامی تھے، وہ اس کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس گاؤں اور آس پاس کے علاقے میں بہت جلد یہ خبر پھیلنے والی تھی کہ پیر لوٹے شاہ کو ایک سرکش اور باغی جن نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ میں نے پہلی فرصت میں شاہ جنات کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوانے کا بندوبست کیا، پھر دیگر کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں یہ واقعہ سناتے ہوئے مقتول کو کبھی شاہ جنات، کبھی پیر لوٹے شاہ، کبھی بابا لوٹے والا اور کبھی شاہ جی یا شاہ صاحب کہہ رہا ہوں۔ یہ مقتول کو اس کے عقیدت مندوں کی طرف سے ملنے والے ٹائٹل ہیں، میرا ان سے کوئی اتفاق نہیں۔ میری نظر میں وہ صرف ایک مقتول تھا جس کے قاتل کا مجھے سراغ لگانا تھا۔ باقی داستان میں کشش اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس نوعیت کے ٹائٹل خاصے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ جنات اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، ان کے وجود سے انکار ممکن نہیں، لیکن لوٹے شاہ جیسے فراڈ پیروں اور عاملوں کا جنات سے دور کا علاقہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ معاشرتی ناصور اپنے ہتھ کنڈوں اور بلند بانگ باتوں سے کمزور ذہن لوگوں کو تسخیر کر لیتے ہیں، جو ان کی اندھی عقیدت میں بعض اوقات نعوذ باللہ انہیں خدا سے بھی برتر سمجھنے لگتے ہیں۔ بہرحال پیر لوٹے شاہ میرے اس کیس میں ایک مقتول کی حیثیت کا حامل تھا اور اس کے قاتل تک پہنچنا میرے فرائض میں شامل تھا۔ میں نے جائے واردات پر موجود جتنے بھی افراد سے پوچھ گچھ کی، اس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا، یعنی قاتل کی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ میں اطلاع کنندہ جاوید عرف جیدہ کو نہیں ملا تھا، وہ بندہ میری نظر میں مشکوک تھا، اس سے ذرا میں تسلی سے انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال مجھے جس شخص کی فوری تلاش تھی اس کا نام تھا غفور عرف پھوری۔ پیر لوٹے شاہ کا یہ خدمتگار اچانک منظر سے غائب ہو گیا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا وہ کہاں اور کب واپس آئے گا۔ اس حوالے سے غفور عرف پھوری مشکوک افراد کی فہرست میں سب سے اوپر تصور کیا جا سکتا تھا۔ میں نے آستانے پر آنے والے جن افراد کے بیانات قلم بند کیے، ان میں سے اکثر پیر لوٹے شاہ کے عقیدت مند تھے اور مشترکہ طور پر سب حیرت زدہ تھے کہ ان کے مرشد کو کس نے قتل کر دیا۔ خبیث قاتل جن جو فاتل والی کہانی ابھی عام نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے پھوری کے بارے میں بھی کریٹ کر سوالات کیے، لیکن اس کے خلاف کسی نے زبان نہیں کھولی۔ پیر لوٹے شاہ کے قاتل کی حیثیت سے کوئی شخص پھوری پر شک نہیں ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے جیدہ کو اپنے ساتھ لیا اور واپسی کے لیے تانگے کی جانب بڑھ گیا۔ ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ نے چودھری سے اس کی حویلی جانے کا وعدہ کیا ہے، کیا اس سے ملے بغیر ہی واپس چلے جائیں گے؟ میں نے کہا چودھری فیروز دین اس وقت اپنے حواس میں نہیں، عجیب بہکی باتیں کر رہا تھا۔ تم نے خود سنا ہے وہ لوٹے شاہ کے قتل میں کس جن کو ملوث کر رہا تھا، اور پورے یقین سے کر رہا تھا۔ اس وقت اس سے ملنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی جناب۔ ASI اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ جب ہمارا تانگا گاؤں کے اندر سے گزرنے لگا تو جیدہ نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب آپ نے باقی لوگوں سے تو موقع پر ہی پوچھ تاچھ کی ہے، لیکن مجھے اپنے ساتھ تھانے لے جا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں خاص وجہ ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تم بہت خاص آدمی ہو، میں کچھ عرصے کے لیے تمہیں اپنا مہمان بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، یعنی سرکاری مہمان۔ حوالات نامی مہمان خانے میں تمہاری خوب گزرے گی۔ وہ خوف زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، جناب میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو آپ مجھے حوالات میں بند کرنا چاہتے ہیں؟ تمہارے جرم کا فیصلہ تھانے چل کر ہوگا۔ یہ تو آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی زیادتی نہیں، میں نے کہا، بلکہ زیادتی تو اس وقت شروع ہوگی جب تم میرے سوالات کے جوابات میں گڑبڑ کرو گے۔ اس نے کہا، آپ سب کچھ تو مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔
जनाब जो बाकी बचा है वो अभी इधर ही पूछ लें, इसने मिन्नत तमेज लहजे में कहा। मेरा घर इसी गांव में है, आप मेरे साथ घर चलें, वहीं बैठकर सारी बातें कर लेंगे। और बदबख्त ज्यादा जुबान न चला। जमान खान ने इसे दबका मारा। मलक साहब ने जो कह दिया वही हरफ आखिर है। अगर तुमने ज्यादा बकबक की तो सांस रोक कर 100 जूते मारूंगा तुम्हारे सर पर। फिर अगर तुम्हारी आइंदा 7 नस्लें गंदी पैदा हुई तो शिकायत ना करना। दीदा इस खतरनाक और लाइलाज धमकी को सुनने के बाद खामोश होकर बैठ गया। हर थाने में ट्रायल रूम के नाम पर एक कमरा मखसूस होता है जहां ट्रायल लेने के मुकम्मल इंतजाम मौजूद होते हैं। आमतौर पर टेढ़े किस्म के मुजरिमों को ट्रायल रूम में लाया जाता है ताकि इनकी जुबान को बोलना सिखाया जा सके। बड़े बेलब खामोश आदि मुजरिम इस कमरे में पहुंचकर कुव्वत गुआई हासिल कर लेते हैं। थाने पहुंचकर मैं जीदा को सीधा ट्रायल रूम में ले गया। इसकी जुबान खुलवाने के लिए वहां ले जाना जरूरी नहीं था, ऐसा मैंने खास मकसद से किया था। वैसे वहां मौजूद सामान और इसकी कारकर्दगी की एक झलक दिखाना चाहता था ताकि वो इस सबक आमोज झलक को देखकर इबरत कर सके और मुझे इससे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस झलक की तफसील बयान करना मैं जरूरी नहीं समझता, ताहम इस कार्रवाई ने जीदा पर खासे गहरे और खुशगवार असरात मरतब किए थे। जब मैं इसे अपने साथ कमरे में ले आया तो वो वहशत ज़्यादा नजर से मुझे तके जा रहा था। इस बार मैंने इसे बैठने के लिए कुर्सी पेश नहीं की। मजीद बरा जलाद सिफत कांस्टेबल भी इसके सर पर नाजिल था। जीदा की सूरत से यूं दिखाई देता था जैसे वो अब तब में रो देगा। मैंने अपनी कुर्सी बैठने के बाद उसे घूर कर देखा और सनसनाते हुए लहजे में पूछा, जीदा तुमने देखा मैं गलत बयानी करने वालों के साथ किस किस्म का सलूक कर सकता हूँ? जी देखा, वो लखना ज़्यादा आवाज में बोला। फिर तुम्हारा क्या इरादा है, झूठ बोलोगे या सच? जी सच। इसके बाद में हकलाहट बदसतूर मौजूद थी। मैंने कहा तुम्हारे लिए बेहतर भी यही है कि किसी किस्म की गलत बयानी से काम ना लो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें ट्रायल रूम में ले जाकर बकायदा तुम्हारी मेहमानदारी करना पड़ेगी। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, वो शिद्दत से नफी में गर्दन झटकते हुए बोला। मैं लेकर जाऊंगा, जबरदस्ती तुम्हें वहां पहुंचाया जाएगा, मैंने इसके खौफ में इजाफा करते हुए कहा। अगर तुमने तौबन ना किया तो मुझसे कोई रवायत की तवक्को ना करना। जनाब मैंने पहले भी आपसे तौबन किया है, वो शिकस्ता लहजे में बोला। अब भी करूंगा, मैं अब तक आपसे कोई झूठ नहीं बोला। आप भी जो पूछेंगे मैं आपको सच सच बताऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ थानेदार साहब, वो बिल्कुल रोहानसा हो गया। देख लेते हैं तुमने अपने वादे में कितनी खोट मिलाई है, मैंने इसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए कहा। फिर इसके अक में खड़े तनुमंद कांस्टेबल को हदायत दी, मूसा तुम जैसे ही मेरे दाएं हाथ को हरकत करते देखो खुद भी हरकत में आ जाना। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? बड़ी अच्छी तरह मलिक साहब, वो अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए खुश दिली से बोला। मैं जीदा की तरफ मतवज्जो हो गया। जानते हो मेरा दायां हाथ कब हरकत में आएगा? जी हाँ, इसने इस बात में गर्दन हिलाई। जब मैं गलत बयानी करूंगा। शाबाश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। मुझे उम्मीद है कांस्टेबल को जहमत देने की जरूरत पेश नहीं आएगी। इंशाल्लाह, वो पूरे वसूख से बोला। सच्ची बात तो ये है कि मैं ख्वामखा के तशद्दुद या मारपीट का कायल नहीं हूँ। मैं अपने शिकंजे में आए हुए लोगों की जुबान से सच चुगलवाने के लिए पहले नफ्सियाती हरबे आजमाता हूँ और मुझे इस तरीके कार में हमेशा कामयाबी हासिल हुई है। आदि और पेशावर खतरनाक मुजरिमों की बात दूसरी है। इसके साथ कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ता है क्योंकि लातों के बगैर बातों से काबू नहीं आते। इन्हें कीलने के लिए हवालातों और रातों की जरूरत पेश आती है। मैंने जीदा को नफ्सियाती तौर पर इस कदर तैयार कर लिया था कि मुझे उम्मीद थी वो किसी चक्करबाजी का ख्याल भी जहन में नहीं लाएगा। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने इससे पूछा, तुम आज सुबह पीर लोटे शाह के आस्थाने पर क्या लेने गए थे? उन्होंने मुझे बुलाया था जी, जुमे की सुबह को आने का कहा था, वो थूक निकलते हुए बोला। क्यों बुलाया था? मैंने कड़े लहजे में सवाल किया। तुम्हारा अपना कोई काम इसके पास फंसा हुआ था, ये इसने अपनी किसी जरूरत से तुम्हें बुलाया था? वो मस्कीन सूरत बनाकर बोला, काम तो मेरा ही था जनाब। क्या काम था? ऐसा क्या काम था जो तुम्हें ठंडी ठार सुबह वहां जाना पड़ा? मुझे इनसे एक खास तवीज लेना था। इन्होंने कहा था मेरा मतलूबा तवीज जुमे की सुबह मुझे तैयार मिलेगा। मैं वो तवीज हासिल करने आस्थाने पर आ गया था। मैं बदसतूर इसकी आंखों में आंखें गाड़े बैठा था और इसकी सूरत खवानी मुझे बता रही थी कि वो गोई का सहारा नहीं ले रहा था। मैं इसे घुसने का अमल जारी रखते हुए कहा, तुम वो खास तवीज किस मकसद की खातिर लेना चाहते थे? जवाब देने से पहले वो थोड़ा सा हिचकिचाया। मैंने जल्दी से कहा, कोई गड़बड़ नहीं जीदा, वरना मेरा हाथ हरकत में आ जाएगा। वो मेरी पेशगी इतला से सहम गया और तामिल करते हुए बोला,
मैं किसी गड़बड़ का इरादा नहीं रखता जनाब, दरअसल बात ही ऐसी है, मैं जुबान खोलने से पहले सोच विचार में पड़ गया था। मैंने इसकी पसो पेश को देखते हुए कहा, क्या किसी औरत का मामला है? किसी औरत का नहीं, बल्कि मेरी अपनी औरत यानी मेरी बीवी का मामला है। वो हैरत से मुझे देखते हुए बोला, लेकिन ये बात आपको किसने बताई है? मैंने इसके सवाल का जवाब देना जरूरी ना समझा और पूछा, तुम्हारी बीवी को क्या हुआ है जो तुमको खास तवीज लेने पीर लोटे शाह के आस्थाने पर जा पहुंचे? जेबन को कुछ नहीं हुआ जनाब, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। जेबन इसकी बीवी का नाम था। जो कुछ भी हुआ है मुझे हुआ है और वो सब कुछ जेबन का किया धरा है। मैं अपने लिए तवीज लेने गया था, लेकिन पीर लोटे शाह ने लोटा घुमाने के बाद मुझे बताया कि तवीज की जरूरत मुझे नहीं बल्कि जेबन को है। मैं इनका दिया हुआ तवीज किसी तरह जेबन को पिला दूं तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। सीधी हो जाएगी? मैंने इसके अल्फाज दोहराए और पूछा, क्या तुम्हारी बीवी अब तक उल्टी है जो पीर लोटे शाह के तवीज से सीधी हो जाती? वो नाए हुए लहजे में बोला, उसकी मत उल्टी है जनाब, मुझे वो कहीं से सीधी नजर नहीं आती। उसने मेरी खोपड़ी उल्टा कर रख दी है। ये जिंदगी मेरे लिए जाब बन के रह गई है। ये तो कोई और ही मामला निकल आया था। बाज अनपढ़, अक्लमंद और अक्सर पढ़े लिखे जाहिल अपनी बीवियों को सुधारने के लिए हिकमत अमली के बजाय पीरों आमलों के पास पहुंच जाते हैं और अजाम बाद बुरी तरह पछताते हैं। ये अलग बात है कि इस पछतावे का इन्हें मतलब एहसास नहीं होता और वो अपने माली और इखलाकी ज़िया को किसी और ही खाते में डाल देते हैं। मियां बीवी का मामला बड़ा नाजुक होता है। इसमें किसी तीसरी फरीक को दाखिल नहीं होना चाहिए। फरीक अव्वल और फरीक सानी ही में से फरीक सालिस को जन्म लेना चाहिए। ये गरचा खासा मुश्किल है, लेकिन अजवाजी झगड़ों को निपटाने का इससे ज्यादा मौसर और देर का नुस्खा और कोई हो नहीं सकता। मैंने जीदा के दिल का गुबार खारिज करने की खातिर कहा, आखिर तुम्हारी बीवी जेबन ऐसा क्या करती है? वो अचानक फट पड़ा, वो मुझे मारती है। इसकी आवाज में दुखी दिल की फरियाद थी। जेबन मुझ पर लात जूता चलाती है और वो भी बच्चों के सामने। आप अंदाजा करें 4 और 6 साल के 2 बच्चों के मासूम जहनों पर क्या बीतती होगी। मैं सुबान दराज और हाथ छट औरत की शर्म संधियों से महफूज रहने के लिए पीर लोटे शाह के पास गया था। अब पूरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। बात खत्म करके वो रहम तलब नजरों से मुझे देखने लगा। पूरी तो नहीं, आधी बात समझ सका हूं। मैंने जुबानी अंदाज में कहा, तुम मर्द होकर अपनी बीवी से मार खाते हो, क्या तुम्हारे अंदर जान नहीं है? ये बात इसका अहवाल वाकई जानने के लिए की थी, वरना इसका कद काठ और सेहत और जवानी मुझे बखूबी नजर आ रही थी। वो सिर्फ पिटाए हुए लहजे में बोला, थानेदार साहब, आपने सिर्फ मुझे देखा है, मेरी बीवी को नहीं देखा। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने तायदी लहजे में कहा। क्यों, तुम्हारी बीवी को देखने से क्या होगा? वो तपते हुए अल्फाज में बोला, मैं इसके सामने ऐसे ही हूं जैसे किसी शेरनी के सामने भीगा हुआ बिल्ला। वो पूरी 2 मन की लाश है और उसके वजूद में पहलवानों जैसी ताकत है। वो इस तरह हाथ पांव चलाती जैसे कुश्ती कर रही हो। मैंने कई मरतबा सोचा जेबन को तलाक दे दूं, लेकिन मासूम बच्चों का ख्याल आ जाता है। सोचता हूँ इनका क्या बनेगा। ये बात तो यकीनी है कि बड़े होकर वो माँ के हिमायती बन जाएंगे। मैं इनकी नजरों में मुजरिम और दुश्मन ठहरूंगा। इस किस्म के मामलात में अक्सर बेशतर ऐसा ही होता है। बस यही मजबूरी है जनाब। वो बड़ी हद तक सही कह रहा था। वालिदैन में अलहदगी हो जाने के बाद अक्सर बच्चों का यही रवैया होता है। वो हर हाल में माँ को बेकसूर और बाप को जालिम समझते हैं। जीदा की कहानी पर मैं इजहार अफसोस के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने हमदर्दाना लहजे में इससे कहा, तुम्हारा मुर्शिद पीर लोटे शाह तो कत्ल हो गया, तुम वो खास तवीज हासिल नहीं कर सके होगे। मैंने तुम्हारे हक में दुआ खैर ही कर सकता हूँ। मेरा मशवरा है, तुम अपनी बीवी को ठंडे दिलो दिमाग से समझाओ। मैं तुम्हें बताऊं, बीवियां किसी मासूम बच्चे की तरह होती हैं। ये जोर जबरदस्ती या सख्ती से काबू नहीं आती। इन्हें बहलाना फुसलाना पड़ता है, ठुग्गी लगाकर हमवार करना पड़ता है। इन्हें राम कराने के लिए बाज़ औक़ात खुशामदीद झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसा झूठ जो बेजरर भी हो और हौसला अफ़ज़ा भी। क्या समझे? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जनाब, मैं फर्माबरदारी से गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं कोशिश करूंगा कि आपके मशवरे पर अमल करूं, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं। आप जेबन को नहीं जानते, इसकी मार धाड़ और जुबान दराजी आपने देखी नहीं। मैंने कहा, इतना बददिल होने की जरूरत नहीं। तुम वासिक उम्मीद रखो और अपने जहन में इस सोच को जन्म दो कि तुम्हारे रवैये से इस पर मस्बत असरात मरतब होंगे और एक रोज बिलाखिर वो तुम्हारी बात समझ जाएगी। उम्मीद में बड़ी ताकत है जीदा। ये दुनिया उम्मीद के सारे कायम है। हम जो कुछ भी करते हैं, अगर किसी शख्स की उम्मीद खत्म हो जाए तो समझो इसकी जिंदगी खत्म। वो इस तरह सर हिलाने लगा जैसे मेरी बात को गहराई से समझ लिया हो। मैंने इससे वादा लिया कि वो अपनी फायर माइंड मिस बेहतर को एक फ्लावर माइंड शोहर के मानिंद ट्रीट करेगा।
इसके बाद इससे दूसरे सवालात करने लगा। इन सवालों जवाब से मैंने जो नतीजा खज किया वो ये था कि पीर लोटे शाह के कत्ल में जीदा का कोई हाथ नहीं था। फौरन इत्तला देने थाने चले आने के सिलसिले में वो पहले वजाहत कर चुका था। वो इसकी अंधी अकीदत का मामला था जो बड़ा हसास और पेचीदा होता है। अंधी अकीदत जो भी चमत्कार दिखा डाले कम है। थाने से रुखसत करने से पहले मैंने जीदा को चंद हदायत दी। पहली बात तो ये कि तुम मुझे इत्तला दिए बगैर गांव से बाहर कहीं नहीं जाओगे, बल्कि बेहतर ये होगा कि जब तक लोटे शाह का कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाता तुम कहीं आने जाने के बारे में सोचो ही नहीं। मैं आपके हुक्म के मुताबिक अमल करूंगा जनाब। दूसरी बात यह कि गांव में रहते हुए तुम्हें लोटे शाह के आस्थाने की खबरगिरी करना होगी। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, जैसे ही लोटे शाह का खिदमतकार पूरी तुम्हें नजर आए तुम थाने आकर मुझे इत्तला दोगे। ये मैं कर लूंगा, इसे सीने पे हाथ रखते हुए कहा। फिर पूछ बैठा, अगर पूरी वापस ना आया तो मुझे क्या करना होगा? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें जितना बताया गया है फिलहाल तुम वही करो, बात की बाद में सोची जाएगी। वो मुझे एक भरपूर सलाम करके रुखसत हो गया। थोड़ी देर बाद एएसआई जमान खान मेरे कमरे में आ गया। जमान इस केस में मेरी मुआवनत कर रहा था। हमारे दरमियान पीर लोटे शाह और उसके कातिल के बारे में तबादला ख्यालात होता रहा। आखिर में इसने कहा, मलिक साहब, अब तक की तफ्तीश से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ पूरी बिलवास्ता इस कत्ल में मुलव्वस है। वो कल दोपहर तक आस्थाने पर मौजूद था, फिर अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया और क्यों गया। ये भी किसी को मालूम नहीं वो कब आस्थाने से रुखसत हुआ। इस बात के रोशन इम्कानात हैं कि वो गुज़िश्ता रात लोटे शाह को कत्ल करके यहाँ से फरार हुआ होगा। मैंने खला में देखते हुए कहा, हाँ एक इम्कान ये भी हो सकता है। वैसे हकीकत हाल तो इसी वक्त खुलेगी जब पूरी हमारे हत्थे चढ़ेगा। वैसे एक बात है मलिक साहब, जमान ने सोच के घोड़े दौड़ाते हुए कहा, अगर पूरी लोटे शाह का कातिल है तो फिर इसकी वापसी का इम्कान सफर के बराबर है। मैंने सवालिया नजर से इसे देखा तो वो अपनी बात की वजाहत करते बोला, देखे ना, वो इतना अहमक तो नहीं होगा कि वापस आकर खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डाल दे। मैं तुमसे सिर्फ एक सूरत इत्तफाक कर सकता हूँ। किस सूरत में? एएसआई के चेहरे पर उलझन नमूदार हो गई। मैंने गंभीर लहजे में कहा, अगर पूरी नाड़ी ये अहमक मुजरिम हुआ तो वाकई वापस नहीं आएगा। ये क्या बात हुई मलिक साहब? देखो जमान, मैंने बेहद संजीदगी से कहा, होशियार समझदार मुजरिम बहुत सोच समझ कर वारदात करते हैं। अगर पूरी ही लोटे शाह का कातिल है तो मैं इसे ज़हीन मुजरिमों में शुमार करूंगा, इसलिए वो लौट कर जरूर आएगा। मेरा कयास है वो महज इसलिए जाए वारदात से गायब हुआ कि अदम मौजूदगी से वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। इसके पास ऐसा सबूत मौजूद होगा तो गुज़िश्ता रात इसने कहाँ और किसके साथ गुजारी है वो आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा। एएसआई के चेहरे की उलझन पूरी तरह रफा नहीं हुई। इसने इस्तफसार अमेज लहजे में कहा, चलो मान लिया अगर पूरी मंसूबा साज और चालाक कातिल है तो वो लौट कर वापस आस्थाने पर जरूर आएगा ताकि खुद को बेकसूर और बरी जमा साबित कर सके। लेकिन आपने ये अंदाजा किस बात से लगाया कि पूरी एक ज़हीन मुजरिम है? आप किस बिना पर इसका शुमार ज़हीन मुजरिमों में कर रहे हैं? तुमने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है जमान खान। मैंने सराहने वाले अंदाज में इसकी तरफ देखा और मैं महसूस कर रहा हूँ तुम इस बिना के बहुत नजदीक पहुंच चुके हो जिस पे खड़े होकर मैंने मज़कूरा अंदाज कायम किया था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुमने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है जमान खान। मैंने सराहने वाले अंदाज में इसकी तरफ देखा और मैं महसूस कर रहा हूँ तुम इस बिना के बहुत नजदीक पहुंच चुके हो जिस पर खड़े होकर मैंने मज़कूरा अंदाजा कायम किया था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और बोला, मैं आपको गलत या सही साबित करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मलिक साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दें। इस जवाब से मैं खुद को एस्टिमेट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कुव्वत मुशाहदा की पोटेंसी क्या है और मेरे तजिए में कितना करंट दौड़ रहा है। वो एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद कंधा उचकाते हुए बोला, वैसे आपका ये अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं किसी नतीजे पर पहुंच चुका हूँ जो आपके ख्याल के ऐन मुताबिक है। तुम एक ज़हीन पुलिस वाले हो। मैंने बेसाख्ता इसकी तारीफ की। मुझे उम्मीद है तुम बहुत तरक्की करोगे। वो गहरी संजीदगी से बोला, मलिक साहब, अगर आपका साथ मैसर रहा तो इस तरक्की की रफ्तार तसल्ली बख्श रहेगी। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने जमान खान में एक खूबी नोट की थी कि वो हर दर्जा इंकसार पसंद और एहसान शनास शख्स था। ऐसे लोग वाकई अपने शोबे में बहुत नाम कमाते हैं। मैंने इसके सवाल और अपनी राय की वजाहत करते हुए कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस वजह से मैंने पीर लोटे शाह के कातिल को ज़हीन कहा है। हम फर्ज करते हैं पूरी ही हमारा मतलूबा मुजरिम है। हम इसी नुक्ते पर बहस कर रहे हैं ना? मैंने सवालिया नजर से एएसआई को देखा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने वजाहत को आगे बढ़ाते हुए कहा, पूरी रोजो शब लोटे शाह की खिदमत में हाजिर रहता था।
बल्कि इसका मुस्तकिल ठिकाना भी आस्ताने ही में था। मैं माजी का सीगा इसलिए इस्तेमाल कर रहा था कि हम मकतूल और मुमकिना कातिल के गयाब में गुफ्तगू कर रहे थे। एएसआई पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहा था। मैंने बयान जारी रखते हुए कहा, अगर लोटे शाह का एक मुरीद खास चौधरी फिरोजुद्दीन इस रात से वाकिफ था कि किसी जो फातिल नामी जिन ने पीर साहब को कत्ल की धमकी दे रखी थी, तो ये मुमकिन है कि ये बात लोटे शाह के चेले फूरी को मालूम ना हो। फूरी को ये बात सबसे पहले मालूम होगी जनाब। एएसआई ने तायद की। मैंने कहा, मैंने देखा है और यकीनन तुमने भी देखा है। लोटे शाह की लाश एक मखसूस हिसार के अंदर पाई गई है और आला कत्ल एक खतरनाक खंजर है। चौधरी की बकौल लोटे शाह इसी खंजर की मदद से जिनको काबू करने की कोशिश कर रहा था। मेरी तरह तुम भी इस गैर मंतकी और फसूदा कहानी को शक की नजर से देख रहे होगे। कातिल ने अपना काम इस अंदाज से सरअंजाम दिया है कि इस कारनामे का सारा क्रेडिट जो फातिल नामी जिन के हिस्से में चला जाए, और ऐसी प्लानिंग जहानत के बगैर मुमकिन नहीं। इससे यही साबित होता है कातिल जो कोई भी है वो जो फातिल की कहानी से बखूबी आगाह है। बिल्कुल, मैं भी इसी अंदाज में सोच रहा हूँ, एएसआई ने मेरे ख्यालात की तस्दीक करते हुए कहा। लेकिन मलिक साहब, अगर हम इस थ्योरी पे यकीन कर लें तो सूरत हाल उलझ जाती है। जिन वाली कहानी से चौधरी फिरोजुद्दीन भी वाकिफ है और भी जाने कितने लोग वाकिफ हों, इस तरह हम पूरी को फोकस नहीं कर सकते। इसके अलावा चौधरी फिरोजुद्दीन और चंद नामुल्लूम दीगर अफराद भी इसी शक के दायरे में खड़े नजर आते हैं। तुम्हारा तज्जिया माकूल और भरपूर है, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। लेकिन मेरे ख्याल में चौधरी और फूरी के सिवा कोई इस जिन्नाती राज से वाकिफ नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो किसी न किसी की जुबान से जरूर फिसल जाती। हमने दर्जन भर अफराद का बयान लिया है। मैंने जरा तवक्कुफ करने के बाद इजाफा किया। और जहां तक चौधरी फिरोज का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इस कत्ल में मुलव्वस नहीं हो सकता। मैंने जाए वारदात पर इसका बगौर जायजा लिया है। इसके चेहरे पर नमूदार होने वाले तासरात को अदाकारी के खाने में फिट नहीं किया जा सकता। वो एक डरे सहमे ज़ईफुल अतकाद और महरूमुल अतकाद शख्स से तासरात थे जो फातिल जिनकी फितना परवरी के हवाले से छोड़े हुए मेरे शोशे ने इसे खौफ और हिरास में मुब्तला कर दिया था। मुझे उम्मीद है इस वक्त वो बुखार में तप रहा होगा। एएसआई ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, इन हालात में तो हमें अपनी पूरी तवज्जो फूरी की जानिब मरकूज रखना होगी। वो अपनी जहानत का सबूत देने किसी वक्त भी आसानी पर नमूदार हो सकता है। एक लम्हे को रुक कर उसने मुझसे सवाल किया, मलिक साहब, आपने दीदा को इस पर निगाह रखने का काम सौंपा है। क्या फूरी जैसे मुमकिन खतरनाक शख्स के लिए हमारा ये कदम काफी है? हरगिज नहीं, मैंने कतियत से कहा। मैं इस इंतजाम से कतई मुतमईन नहीं। वो तो मैंने दीदा की फरमाबरदारी को नापने और इसे मसरूफ रखने के लिए एक टास्क दे दिया है। तुम होशियार किस्म के एहलकारों की एक टीम तरतीब दो जो सादा लिबास में लोटे शाह के आस्थाने और चौधरी फिरोजुद्दीन की हवेली की निगरानी करेंगे। चौधरी की हवेली की निगरानी किस सिलसिले में? वो मतजब नजर से मुझे तकने लगा। मैंने कहा, मैं चौधरी फिरोज की तरफ से भी कली तौर पर मुतमईन नहीं हूँ और इसकी बैरूने हवेली सरगर्मियों से आगाह रहना चाहता हूँ। इस आगाही की वजह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है मलिक साहब, आप जैसा कह रहे हैं मैं बंदोबस्त कर देता हूँ, जवान खान ने कहा। मेरे ख्याल में इस काम के लिए फरियाद अली, रबनवाज और मंजूर ज्यादा मुनासिब रहेंगे। मैंने कहा, ये काम मैंने तुम्हारे सपुर्द कर दिया है, तुम जैसे चाहो अंजाम दो, मुझे रिजल्ट चाहिए बस। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको रिजल्ट दूंगा, एएसआई ने पूरे वसूख से कहा। रबनवाज को मैं आस्थाने पर मुतय्यन कर देता हूँ और मंजूर हवेली की निगरानी पे मामूर हो जाएगा, जबकि फरियाद अली इन दोनों के दरमियान राब्ते का काम करेगा। इसके साथ वो दीदा की कारकर्दगी पर भी नजर रखेगा। मैंने पूछा, ये तीनों एहलकार पहचान तो नहीं लिए जाएंगे? हरगिज नहीं मलिक साहब, वो पुर यकीन अंदाज में बोला। ये तीनों मेरे आजमाए हुए और भेस भरने में माहिर हैं। इनके बारे में किसी को जरा सा शक भी नहीं होगा। जवान खान के एतमाद ने मुझे मुतमईन कर दिया। 2 रोज बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीर लोटे शाह की मौत जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। मौत का सबब वही खंजर था जिसके सीने में ऐन दिल के मुकाम पर प्योस था। इस रिपोर्ट में एक चौंका देने वाली बात भी दर्ज थी और वो ये कि बवक्ते कत्ल लोटे शाह किसी जूद असर नशे में मुब्तला था और इसी खुमारी नटारी की हालत में इसके सीने में खंजर घोंपा गया था। लेबोरेटरी टेस्ट में मकतूल के मेदे से हासिल करदा मवाद का तज्जिया भी किया गया था और इसी से पता चला था कि जिंदगी से मौत की जानिब सफर करते वक्त पीर फरतूत लगभग मदहोशी की कैफियत में था। शायद मैं एक बात का जिक्र करना भूल गया कि जाए वकुआ पर खाना तलाशी के दौरान में मैंने एक अलमारी में मुख्तलिफ किस्म की जो भरी हुई बोतलें देखी थी। इनमें से एक बोतल मैंने लोटे शाह की लाश के साथ सरकारी अस्पताल भिजवा दी थी ताकि इसका केमिकल टेस्ट किया जा सके। इस बोतल में पाए जाने वाले महलूल के कीमियावी दर्जिए ने साबित किया था कि वो एक जूद असर नशा आवर शय थी।
फिर लोटे शाह के मेदे के तजिए ने मेरे जहन की एक और उलझन दूर कर दी। मैंने इसकी लाश को जिस सब्र सुकून से हिसार के अंदर पड़े देखा था, वो समझ में आने वाली बात नहीं थी। सीने में खंजर खाकर कत्ल होने वाला शख्स ऐसी शराफत का मुजाहिरा नहीं करता। लोटे शाह किसी गहरे नशे के जेर असर था, इसलिए इसने मखसूस जद्दोजहद नहीं की थी। हर बार ये बताने की जरूरत नहीं कि इस जमाने में अदालत फिंगरप्रिंट्स को ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। चनाचे उंगलियों के निशानात उठाने का तकल्लुफ भी नहीं किया जाता था। जिस रोज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मौसूल हुई, वो दिन बड़ा हंगामा खेज था। अस्पताल से पीर लोटे शाह की कटी बटी लाश भी आई थी, जिसे चौधरी फिरोजुद्दीन ने बनफ्स नफीस वसूल किया। इसी रोज बाद नमाज असर लोटे शाह को आस्थाने के हाथे में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसके जनाजे में गांव के तमाम मर्दों ने शिरकत की। हाजिर इतनी ज्यादा इसलिए थी कि वो तदफीन चौधरी के जेर इंतजाम हो रही थी। पता नहीं ये आइडिया किसका था कि कब्रिस्तान के बजाय लोटे शाह के आस्थाने में दफन किया जाए। इस अमल ने मेरे जहन में खतरे की लातादाद घंटियां बजा दी थी। मैं देख रहा था पीर लोटे शाह किसी हाथी के मानंद मरने के बाद 1.25 लाख का हो गया था। कुछ ही अर्से बाद इसकी तुरबत मजार की शक्ल इख्तियार कर लेती और फिर चढ़ावे चढ़ाने वालों का एक तांता बन जाता। मुमकिन है इस आस्थाने पर हर साल पीर लोटे शाह का उर्स भी मुनक़िद होने लगता और लोग लोटे भर भर के नजराने पेश करते। ऐसे वाकयात में अफसोसनाक बात यह होती है कि लोग भेड़ चाल के असीर हो जाते हैं और किसी तहकीक तफ्तीश में पड़े बगैर अपने मन की मुरादें हासिल करने के लिए ऐसे नकली मज़ारों की रौनक को बढ़ाने में किसी कंजूसी से काम नहीं लेते। मेरी नजर में ऐसे तमाम अड्डे नोट छापने की फैक्ट्रियां हैं जो वहां मुसल्लत अफराद की आमदनी का जरिया है। ऐसे सफाक जालिम और शक्ल कल्ब अफराद को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि वो सैकड़ों हजारों सादा लो और मसमूम अफराद को गुमराही के अंधेरों में फेंकने का मौजब बन रहे हैं। आपका जहन इस बात से यकीनन उलझ रहा होगा कि मैं पीर लोटे शाह का जिक्र करते करते नहायत ही तल्ख और सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी एक वजह है, आप इस वक्त कहानी के वस्त में हैं, इसलिए ऐसा महसूस करने में हक बजानिब है, लेकिन मैं इस वाक़े के आगाज का अंजाम से वाकिफ हूँ। कहानी के इख्तिताम तक पहुंचते पहुंचते आप भी मेरे हम ख्याल हो जाएंगे। एक बात जहन में नक्श कर लें कि बुजुर्गान दीन और रूहानी हस्तियों का एहतराम हम सब पर वाजिब है। इसी तरह ऐसे अजीम इंसानों के मज़ारों को भी इज्जत और तकरीम की निगाह से देखना चाहिए। इसके साथ नकली और ड्रामेबाज डब्बा पीरों से ना सिर्फ होशियार रहना चाहिए बल्कि हदल मकदूर इनकी मजम्मत भी करना चाहिए। हमारा सिर्फ नजर और बेपरवाही ही इन लोगों के हौसले को बढ़ा देती है। असली और नकली में फर्क करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैंने थोड़ी देर पहले इस दिन को हंगामा खेज करार दिया है। वाकई वो एक गैर मामूली और सरगर्म दिन था, क्योंकि उसी दिन की रात को पूरी वापस आस्थाने पर पहुंच गया। इस वक्त तक पीर लोटे शाह को दफन करने वाले आस्थाने से जा चुके थे जो फातिल जिन वाली कहानियां पूरे गांव में गर्दिश कर रही थी। इसलिए शाम के बाद किसी भी शख्स ने आस्थाने पर रुकने की जुर्रात नहीं की। ये कैसे मुमकिन था कोई आस्थाने तक पहुंच जाए और ज्यादा देर तक मुझसे दूर रहे। मेरे साथ के चाको चौबंद अफराद ने रात 9 बजे से गिरफ्तार करके हवालात में पहुंचा दिया। मैंने फूरी की गिरफ्तारी वाली खबर अपने क्वार्टर में सुनी, क्योंकि मैं उस वक्त सोने की तैयारी कर रहा था। देहाती और कस्बाती थानों में ज्यादा काम नहीं होता और वैसे भी वो शदीद सर्दी का मौसम था। लगभग 5 बजे शाम सूरज गुरूब हो जाता और 8 बजे लोग बिस्तर में दुबक चुके होते। ये खुशखबरी जमान खान ने मुझ तक पहुंचाई थी। उस रोज उसकी रात की ड्यूटी थी। वो खासा जोश में दिखाई देता था। मैंने खुले दिल से इसे मुबारकबाद दी और कहा, जमान, तुम इस केस की तमाम जुज़ियात से वाकिफ हो। एक नामाकूल टेप रिकॉर्डर तुम्हारे हाथ आ गया है। तुम इसके कुल पुर्जों से छेड़छाड़ करके देखो। अगर ये बोलने के काबिल हो जाए तो मुझे इतला भिजवा देना, मैं भी इसकी बोली सुनने आ जाऊंगा। तुम्हारी वैसे भी शबीना ड्यूटी है, कुछ तो मुसरूफियत होनी चाहिए ना। वो मेरे ढके छुपे अल्फाज को पूरी वजाहत के साथ समझ रहा था। मेरी बात के इख्तिताम पर इसने कहा, आप फिक्र न करें मलिक साहब, इस मैकेनिकी में आप मुझे नाकामयाब नहीं पाएंगे। मैं वाकई बेफिक्र हो गया। रात 11 बजे ASI की तरफ से संदेशा आ गया कि माल तैयार है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैंने लिहाफ को खैर बात कहा, कमरे पहुंचकर अपनी नशिस्त संभाल ली। इसी वक्त जमान खान मेरे पास आ गया। मैंने इससे इस्तफसार किया, क्या फूरी ने इकबाल जुर्म कर लिया है? वो लोटे शाह के कत्ल से इनकारी है जनाब, ASI ने बताया। मैंने अच्छी तरह ठोक बजा कर देख लिया है। इसके पास एक नई ही कहानी है। मैंने सुन ली है, आप भी सुन लें। मैंने महसूस किया है इसकी कहानी खासी जानदार है। आपका मुझसे ज्यादा तजर्बा है, हो सकता है वो गलत बयानी से काम ले रहा हो। मैं इसकी दरोह गोई को पकड़ नहीं सका। मुमकिन है आपकी पकड़ में आ जाए। मैंने इसे डराने, धमकाने और सीधा करने के निस दर्जन फार्मूले इस्तेमाल कर लिए हैं। मैंने मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाई। तुम इसे मेरे पास लेकर आओ, मैं कोई दूसरा तरीका आजमाता हूँ।
ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، کیسے بتایا کہ 3 دن وہ کہاں غائب تھا؟ جی ہاں بتایا ہے، اے ایس آئی نے جواب دیا۔ اس کے مطابق وہ چیچا وطنی گیا ہوا تھا۔ وہاں جانے سے متعلق اس نے ایک زبردست کہانی سنائی ہے۔ میں نے اس کی کہانی کو جاندار اس لیے کہا ہے کہ اس میں ایک جن کا کردار بھی موجود ہے۔ میں نے حیرت اور دلچسپی سے اے ایس آئی کو دیکھا اور کہا، یعنی ایک اور جن؟ پھر میں نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، کیا اس جن سے بھی کسی انسان کی موت وابستہ ہے؟ اے ایس آئی نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں جناب، یہاں معاملہ برخلاف ہے۔ اس کیس میں انسان سے ایک جن کی موت وابستہ ہے، اور وہ انسان غفور عرف پھوری۔ بہت دلچسپ، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم یہ توقع تو کر رہے تھے کہ وہ اپنے غیاب کی کوئی زبردست کہانی سنائے گا، لیکن اس طرف ہمارا دھیان نہیں گیا کہ جائے وقوع سے عدم موجودگی کے دوران میں وہ کسی جن سے نبردزماں بھی ہو سکتا ہے۔ اس چکر باز کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ اے ایس آئی، میں لے کر آیا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھوری کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ پھوری ایک دراز قامت اور مضبوط ڈیل ڈول کا مالک شخص تھا۔ رنگت توے کو شرماتی تھی۔ اس کی عمر 40 کے نزدیک تھی، اور اس نے ایک بے ترتیب داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی جس میں سیاہ اور سفید بالوں کا تناسب برابر تھا۔ سر کے بال بھی ضرورت سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ سب سے دلچسپ اور مضحکہ خیز بات یہ تھی کہ وہ اس وقت صرف ایک جانگیے میں تھا۔ اے ایس آئی نے اس برفیلی اور خون منجمد کر دینے والی رات میں اسے لباس سے بے نیاز کر رکھا تھا۔ موسم سرما میں اس نوعیت کی تفتیش خاصی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کے ننگے بدن کو دیکھ کر میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ اے ایس آئی نے خاصے خطرناک فارمولے اس پہ آزمائے تھے۔ پھوری یا تو بہت ہی پکا اور قایم مجرم تھا یا پھر سرے سے مجرم نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے وہ پیر لوٹے شاہ کا قاتل نہیں تھا۔ اے ایس آئی نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے خاصی سختی برتی تھی۔ میں نے نرمی کا برتاؤ کرنے کا فیصلہ کیا اور زمان خان سے کہا، کوئی کمبل یا گرم چادر لا کر اس پہ ڈال دو۔ اے ایس آئی میری سوچ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے گیا اور 2 منٹ بعد اس نے واپس آ کر میرے حکم کی تعمیل کر دی اور بولا، میرے لیے مزید کیا حکم ہے مالک صاحب؟ تم جا کر آرام سے اپنی ڈیوٹی دو۔ میں نے کہا، پھوری سے باقی پوچھ تاچھ میں خود کر لوں گا۔ اے ایس آئی کمرے سے نکل گیا تو میں نے پھوری کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ متذب بذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ شاید اسے یقین نہیں آیا تھا کہ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا ہے۔ میں نے اپنی بات کو دہرایا تو وہ ہچکچاتے ہوئے کرسی کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، آرام سے سیدھے ہو کر بیٹھو اور میں جو کچھ پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دینا۔ وہ کرسی کی پشتے سے ٹیک لگانے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، آپ تو بہت وکری ٹائپ کے پولیس والے ہیں۔ آپ کے تھانے والوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ آپ کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت نے نمایاں جگہ بنا رکھی تھی۔ ہاں، میں ان لوگوں سے واقعی مختلف ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوشش کرتا ہوں گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے۔ اگر بات نہ بنے تو میں اپنی انگلی کو کسی بھی طرف گھما سکتا ہوں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تھانے والوں کے برے سلوک کو پہلی فرصت میں بھول جاؤ گے۔ آپ جو کچھ پوچھیں گے میں اس کا صحیح جواب دوں گا۔ وہ جلدی سے بولا۔ ویسے جھوٹ تو میں نے پہلے بھی کوئی نہیں بولا۔ میں نے پوچھا، تم جمعرات دوپہر سے اب تک کہاں غائب تھے؟ جی، میں چیچا وطنی گیا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے آپ کے اے ایس آئی کو واقعہ سنا دیا ہے۔ پہلی سنی اور سنائی باتوں کو ذہن سے نکال دو اور جو میں پوچھوں صرف اس کا جواب دو۔ میں نے سنجیدگی سے اسے گھورا اور سوال کیا، چیچا وطنی تم کیا لینے گئے تھے؟ اس نے بتایا، شاہ صاحب نے مجھے وہاں بھیجا تھا ایک مریض کا علاج کرنے۔ مریض یا مریضہ کا علاج کرنے؟ مریضہ جناب، اس لڑکی کا نام شاداں ہے۔ شاداں نامی اس لڑکی کو کون سا مرض لاحق تھا؟ اس خوبصورت لڑکی پر ایک خبیث جن عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی باتوں پر یقین کر رہا ہوں۔ پھوری، یا تم نے شاداں کو اس جن سے نجات دلا دی؟ جی، اب وہ بھلی چنگی ہو گئی ہے، اس نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ میں نے پورے 3 دن عمل کیا ہے۔ مرشد کی دعا سے مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مرشد سے تمہاری مراد پیر لوٹے شاہ جنات ہے نا؟ وہ جلدی سے سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، بالکل جناب، شاہ صاحب بہت پہنچے ہوئے عامل تھے جو اب کہیں اور پہنچ گئے ہیں۔ میں نے نیم تنزیہ انداز میں کہا، بلکہ انہیں پہنچا دیا گیا ہے۔ پھوری نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں شاہ صاحب کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے کبھی ان کی خدمت میں کمی نہیں کی اور انہوں نے بھی کچھ عطا کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ ایسی عظیم ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے غمزدہ انداز میں گردن جھکا لی۔ میں نے نرم طنز کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، پھوری،
पीर लोटे शाह की शागिर्दी में तूने इतना इल्म तो हासिल कर लिया होगा कि अब इनके छोड़े हुए आस्थाने को आसानी से चला सको। मेरा सवाल सुनकर इसकी आंखों में शैतानी चमक नमूदार हुई। इसने संभलते हुए लहजे में जवाब दिया, पीर साहब ने मुझे इल्म और अमल दोनों का दर्स दिया है। मुर्शिद की दुआ से मैं इस आस्थाने को अच्छी तरह चला सकता हूँ। यह आस्थाना इनका मजार भी होगा और मेरी गद्दी भी। इस गद्दी पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि शाह साहब का कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई शागिर्द सिवाय मेरे। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात जारी करते हुए बोला, शाहजी मुझ पर ज्यादा भरोसा करते थे, इसलिए तो शादा के इलाज के लिए मुझे उन्होंने चीचावतनी भेजा था, वरना लड़की के वालिदैन की तो ख्वाहिश थी लोटे शाह साहब खुद इनके घर जाएं। लेकिन मुर्शद ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, या तो मिर्जा को इनके आस्थाने पर ले आओ या फिर पूरी यानी मुझसे इलाज करवाओ। लड़की के वालिदैन को मजबूरन शाहजी की बात मानना पड़ी। उन्होंने मुझे लड़की के वालिदैन के साथ चीचावतनी रवाना कर दिया और देख लें, मैंने शाह साहब की लाज रख ली। शादा बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैंने इस पर आशिक होने वाले खबीस जिन को जलाकर भस्म कर दिया है। फिर इसने अपने कानों को छुआ और नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, तौबा तौबा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। ये तो सब शादी के सिखाए हुए इल्म का कारनामा है, वरना जिन्नों से टक्कर लेना बहुत ही खतरनाक खेल का काम है। ये खबीस मखलूक किसी से रो रियायत नहीं करती। हाँ, वो तो मैंने देख लिया, मैंने पूरी की सोच के मुताबिक कहा। मुझे पता चला है पीर लोटे शाह की मौत में भी एक खबीस जिन का हाथ है। बड़ा अजीबो गरीब नाम है इस जिन का। मैंने सोचने की अदाकारी की। फूरी तुरंत बोला, जुफातिल, जिसका मतलब है जुफातिल की कहानी तुम्हें मालूम है? मैंने पूछा। फूरी ने बताया, ये कहानी शाहजी ने खुद मुझे सुनाई थी। उनका कहना था जुफातिल एक कबीले का सरदार है और बहुत ही धांसू किस्म का जिन है। अगर शाहजी से काबू करने में कामयाब ना हो सके या इसने हिसार में आने से पहले ही कोई अनोखा दाव मार दिया तो मुर्शिद की जान भी जा सकती है, और मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा ही वाकया पेश आया होगा। फूरी ने बात खत्म करने के बाद एक झुरझुरी सी ली। मैंने इसकी आंखों में खौफ के साए लहराते देखे। अगर वो अदाकारी नहीं कर रहा था तो फिर ये खौफ जुफातिल की कारनामे की वजह से था। मैंने कुरेद जारी रखी और फूरी से पूछा, तुमने बताया है कि जुमेरात की दोपहर को तुम शादा के वालिदैन के साथ ही आसानी से रवाना हुए थे। तुम लोग सीधे चीचावतनी गए थे या कहीं और से होते हुए वहां पहुंचे थे? हम सीधे चीचावतनी गए थे। मैं तुम्हारे बयान की तस्दीक के लिए शादा के वालिदैन को थाने बुला सकता हूँ? मैंने अपने लहजे में जरा सख्ती भरते हुए कहा। इसलिए तुम किसी गड़बड़ की कोशिश ना करना फूरी। वो लजाहत भरी आवाज में बोला, थानेदार साहब, मैंने आपसे सच बोलने का वादा किया है, इसलिए किसी गड़बड़ के बारे में ना सोचें। इस सिलसिले में मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। फिर वो छत की तरफ देखते हुए बोला, अगर मैं आपसे कोई गलत बयानी करूं या आपको चक्कर देने की कोशिश करूं तो जुफातिल मेरी गर्दन तोड़ दे। वो इस वक्त खासा जज्बाती हो रहा था। मैं खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, थानेदार साहब, आप जैसे चाहें अपनी तसल्ली कर लें। शादा बेचारी तो अपने होश हवास में नहीं थी। अलबत्ता इसके बाप करमदीन और माँ शाइस्ता से आप पूछ सकते हैं। मैं इन दोनों के साथ ही चीचावतनी गया था। फिर 3 दिन तक मैंने इनके घर में क्याम किया है और मुसलसल अमल पढ़ता रहा हूँ। अगर मेरा ध्यान बढ़ जाता या शादा से ख्याल हट जाता तो इस पर आशिक जिन मेरी जिंदगी का चराग गुल कर देता। जब तक मैंने इस खबीस को जला नहीं दिया, इस घर से कदम बाहर नहीं निकाला। फूरी ने दूसरी मर्तबा किसी जिन को जलाने का जिक्र किया था। मैं पूछे बगैर ना रह सका, क्या वाकई तुमने किसी जिन को जला दिया है? आपको यकीन नहीं आ रहा तो शादा के वालिदैन से पूछ ले। वह हैरत भरी नजर से मुझे देखते हुए बोला, मैंने इनके सामने इस जिन को जलाया था। मैंने कहा, बाज यकीन और बेयकीनी की नहीं, जिन एक नारी मखलूक है। तुमने इसे कैसे जला डाला? फूरी ने ऐसी नजर से मुझे देखा जैसे वो मेरी अकल पर मातम कर रहा हो। मैं अदाकारी का मुजाहरा करते हुए उलझन ज़दा अंदाज में से तकता रहा। वो मदबराना लहजे में बोला, बेशक जिन्नात नारी मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें आग से तख्लीक किया है, लेकिन खाक को नार पर फोकियत भी दी है। इंसान को खाक से बनाया गया है। ये अपनी अकल और इल्म का इस्तेमाल करके नारी मखलूक को जेर कर सकता है। जिस तरह हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बिल्कुल उसी तरह बड़ी आग छोटी आग को फना कर देती है। जिन्नात से निपटने के लिए इंसान को अपने अनासर तरकीबी में तब्दीली लाना पड़ती है। बेशक इंसान बुनियादी तौर पर खाकी है, मगर इसकी तख्लीक में दीगर अनासर आग, पानी और हवा को भी शामिल किया गया है। अगर कोई आमिल अपने अमल से अपने आतिशी अंसर को बढ़ाकर जिन्नात से ज्यादा दर्जे पे ले जाए तो वो खुद ब खुद जलकर भस्म हो जाते हैं। ये खेल बहुत मुश्किल है और बरसों की रियाजत के बाद इसमें महारत हासिल होती है। मुर्शद के फजलो करम से मैंने अमलियात के शोबे में बहुत कुछ सीख रखा है। वैसे आम लोगों के सामने इस किस्म के खेल पेश नहीं किए जाते। इनकी आंखें ऐसे मनाजिर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इसलिए हमें पर्दे से काम लेना पड़ता है।
حوری نے مجھے متاثر کرنے کے لیے جنات اور رمزیات پر ایک الٹی سیدھی تقریر کر ڈالی تھی اور میں یہی ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کے بیان سے قائل ہو گیا ہوں۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں اس سے حق فقط احوال اخبارنا چاہتا تھا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا، تم عامل کامل لوگ پردے سے کس طرح کام لیتے ہو؟ مجھے یقین تھا آپ یہ سوال ضرور پوچھیں گے۔ وہ مربیانہ انداز میں اپنی موٹی گردن ہلاتے ہوئے بولا، پردے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم جنات کو عوام کی نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں۔ اب شادہ والے کیس ہی کو دیکھ لیں۔ وہ ایک روز نیم کے درخت تلے بیٹھی لمبے بال سکھا رہی تھی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، نیم کے درخت کے اوپر ایک عاشق مزاج جن موجود تھا۔ وہ جن شادہ کے جوبن اور خوبصورتی پہ مر مٹا اور پلک جھپکتے میں اس پر عاشق ہو گیا۔ جب اس جن نے شادہ کو تنگ کرنا شروع کیا تو والدین کو اس کے علاج معالجے کی فکر ہوئی اور وہ لوگ ہمارے آستانے پر پہنچ گئے۔ شاہ جنات مرحوم و مغفور بھی لوٹے شاہ کی شہرت بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور ایک منٹ، میں نے قطع غلامی کرتے ہوئے کہا، جن تو شادہ کے حسن اور جوانی پر عاشق ہو گیا تھا، پھر وہ اسے تنگ کیوں کرتا تھا؟ عاشق تو اپنے محبوب کو ذرا تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں۔ وہ جن کس قسم کا بے غیرت و بے حمایت عاشق تھا؟ میرے لہجے کی نرمی رفتہ رفتہ سختی میں بدل رہی تھی۔ قصے کہانی کے لیے وقت کا مخصوص کوٹا قریب الختم تھا اور میں ڈراپ سے ان کی طرف آنے والا تھا۔ پوری نے خفیہ امیز نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا، آپ انسان عاشقوں کی بات کر رہے ہیں۔ جن عاشقوں کے بارے میں یہ شاید آپ کو کچھ پتا نہیں۔ یہ عاشق بہت حاسد اور کینہ پرور ہوتے ہیں۔ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جس پر یہ عاشق ہیں وہ کسی دوسرے انسان سے تعلق رکھے۔ یہ اپنی محبوبہ سے ملنے والوں سے بہت جلتے ہیں۔ پھر تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی محبوبہ کی بجائے لوگوں کو تنگ کرے جو اس بیچاری کے تعلق دار ہوتے ہیں۔ اس محبوبہ کا کیا قصور؟ وہ مظلوم کیوں پستی ہے؟ پوری نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، یہ ایسا بھی کرتے ہیں جناب۔ اب دیکھ لیں، شادہ کی وجہ سے اس کے والدین بھی کتنی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ شادہ کے سب سے زیادہ قریب کرم دین اور شائستہ ہی تھے۔ ان بیچاروں نے بڑی پریشانی اٹھائی ہے۔ وہ تو مرشد کا کرم اور اللہ کا شکر ہے شادہ شادی شدہ نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ورنہ یہ خبیث جن اس کے شوہر کو ایسی کم تیسی کر دیتا۔ میں نے اس طلوانی بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا، اور اس پردے کا قصہ کیا ہوا جو تم لوگ عوام کی نگاہوں کے سامنے تان دیتے ہو؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب۔ اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے شادہ پر عمل کیا اور اس پر عاشق جن کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پردے کی بات یہ ہے کہ وہ جن صرف مجھے نظر آ رہا تھا، کرم دین اور شائستہ سے دیکھنے سے قاصر تھے۔ گویا تم نے ان دونوں کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس نے بڑی ہمت سے میرے سخت الفاظ کو برداشت کیا اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے جن کو حاضر کرنے کے لیے اپنے سامنے ایک تکیہ رکھ لیا تھا۔ جب میرا مخصوص عمل پورا ہوا تو شادہ پر عاشق جن اسی تکیے پر آ کر بیٹھ گیا۔ شائستہ، کرمویر اور شادہ بھی اسی کمرے میں موجود تھے، لیکن وہ جن میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے اپنا نام شجائیل بتایا۔ میں نے کہا، شجائیل، شادہ کا پیچھا چھوڑ دے ورنہ میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ وہ بولا، میں اس لڑکی پر فرشتہ ہوں، اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے جلانے کی کوشش کی تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ میں شجائیل کی دھمکی میں آنے والا نہیں تھا۔ میرے عمل نے اس تکیے پر آ کر بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا میری اجازت کے بغیر وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے سخت انداز میں اسے تنبیہ کی، شجائیل، میں تم سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کرو اب کبھی شادہ کو تنگ نہیں کرو گے۔ اگر 10 سیکنڈ کے اندر تم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا تو سمجھو میں اپنی دھمکی کو اپنی جمع پہچانے میں حق بجانب ہوں گا۔ تمہارے لیے جان بچانے کا آخری موقع ہے۔ لیکن تھانے دار صاحب، شجائیل بہت ڈھیٹ اور سرکش جن ثابت ہو رہا تھا۔ شاید اسے اپنی طاقت پر بھی گھمنڈ ہو۔ وہ تمسخرانہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا۔ مجبوراً مجھے اپنی دھمکی پر عمل کرنا پڑا۔ میں نے شجائیل نامی اس عاشق نامراد جن کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ وہ کیسے بھائی؟ اس کے بیان کے خاتمے پر میں نے پوچھا۔ میں نے اس تکیے کو ماچس دکھا دی جس پہ شجائیل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بتایا۔ میں نے کہا، اس طرح وہ تکیہ جل کر راکھ میں تبدیل ہو گیا اور شادہ کے والدین کو یقین آ گیا کہ تکیے کے ساتھ ہی جن بھی فنا ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ شادہ بڑی چنگی ہو چکی ہے، خودی نے فخریہ لہجے میں کہا۔ آپ چچا وطن جا کر یا انہیں یہاں بلا کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ تصدیق تو میں ضرور کروں گا پوری، اور تمہارے بیان کے ایک ایک حصے کی تصدیق کروں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری ان جناتی کہانیوں پر یقین کر دوں گا۔ وہ پراعتماد لہجے میں بولا، آپ ضرور تصدیق کریں جناب، تجربہ کسوٹی کا محتاج نہیں ہوتا۔
शायद आपका किसी जिन से पाला नहीं पड़ा, इसीलिए बदएतकादी की बातें कर रहे हैं। जिन से पाला तो पड़ गया है फूरी, अब आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा भी हो जाएगा। इसने उलझन ज़्यादा नजर से मुझे देखा और पूछा, कौन से जिन से आपका पाला पड़ा है जनाब? जिन का नाम है जुफातिल, मैंने सुलगते हुए अंदाज में कहा, और यह पाला मैं मार कर रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? वो इस्तजाबिया नजर से मुझे देखते हुए बोला, जुफातिल ने तो मुर्शिद साहब किबला पीर लोटे शाह की जान ली है। वो बहुत खतरनाक जिन है। आप कहाँ इससे टकराने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने गंभीर लहजे में कहा, पूरी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, लोटे शाह को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। मुझे इसके कातिल की तलाश है। मैं इसके कातिल का नाम नहीं जानता, इसलिए मैंने कातिल का नाम जुफातिल फर्ज कर लिया है। एक बात जहन में बिठा लो फूडी, मैं इस कातिल को इंसानी कालिब में ही गिरफ्तार कर लूंगा, चाहे वो किसी भी इंसान के रूप में मिल जाए, और वो इंसान तुम भी हो सकते हो। मैं? पहली मर्तबा इसकी आवाज में लकनत दर आई। मैं मुर्शिद साहब को क्यों कत्ल करूंगा? और मैं तो कत्ल के वक्त जाए वकुआ से कई मील दूर चीचा वतनी में था। मैंने कहा, होशियार मुजरिम इस किस्म की वारदात करते बगैर जाए वकुआ से अदम मौजूदगी का कामिल बंदोबस्त कर लेते हैं। और जहां तक तुम्हारे पहले सवाल का ताल्लुक है, तो तुम्हारे पीर लोटे शाह को कत्ल करने का बड़ा मुनाफा बख्श जवाब है। मुनाफा बख्श जवाब? वो बिगड़ते हुए लहजे में बोला। मैंने कहा, तुम उस आस्थाने को बड़े ठीक ठाक तरीके से चलाने की सलाहियत रखते हो। इस बात का तुम इकरार भी कर चुके हो। अब तो आस्थाने के अंदर पीर लोटे शाह के मजार का इजाफा भी हो जाएगा। गोया तुम्हारी 5 उंगलियां घी में हैं। आप बहुत खतरनाक बातें कर रहे हैं। वो सरासी में लहजे में बोला। मैं शाह साहब को कत्ल करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो मेरे बाप की जगह थे। मैंने बेपरवाही से कहा, ये कोई खास बात नहीं। लोग मालो जायदाद की खातिर अपने सगे बाप को मौत की घाट उतार देते हैं, खास तौर पर वो बाप जो औलाद की गर्दन की विरासत पर सांप बनकर बैठा हो। पीर लोटे शाह तुम्हारा सगा बाप नहीं था, बल्कि सौतेला भी नहीं था। वो तुम्हारा मखदूम था और तुम इसके चेले चांटे खिदमतगार। तुमने देख लिया था कि लोटे शाह के क्या मजे हैं। अगर इसकी गद्दी तुम्हारे कब्जे में आ जाती तो तुम सारी जिंदगी ऐश में गुजार सकते थे। तुम अचानक खादम से मखदूम हो जाते। मैं एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर इसके चेहरे पर नजर गाड़ते हुए कहा, किसी खबीज जिन जुफातिल की कहानी तुमने सुन रखी थी। लोटे शाह ने तुम्हें बताया था इस जिन की तरफ से वो जान का खतरा महसूस करता है। तुमने लोटे शाह की इस कमजोरी से फायदा उठाया। इसे मौत की घाट उतारने के बाद तुमने सारा इल्जाम जुफातिल के खाते में लिख दिया। जाए वकुआ को तुमने एक ऐसी शक्ल दे दी कि देखने वाले इस कत्ल को किसी जिन की कार्रवाई ही समझे, और ऐसा हुआ भी। लोटे शाह के सबसे बड़े हमायती चौधरी फिरोज दीन ने लाश देखते ही ऐलान कर दिया कि शादी को जुफातिल ने कत्ल किया है। हुरी, तुम ये ना समझना कि तुम्हारी 5 उंगलियां घी में हैं। तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है। देख लेना, मैं बहुत जल्द तुम्हारा सर कड़ाही में करूंगा, ऐसी कड़ाही जिसके नीचे कुंडा जहन्नम की आग दहक रही होगी, और कड़ाही में मौजूद घी की कड़कड़ाहट से तुम्हारा दिल दहल कर रह जाएगा। जरा तसव्वुर करो तुम्हारा कितना हसरतनाक खात्मा होने वाला है। मैंने कुछ नहीं किया था थानेदार साहब, वो हुक्लाहट अमेज लहजे में बोला। आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। आप चीचा वतनी जाकर तस्दीक कर। मैंने कहा ना तस्दीक करूंगा। मैंने दबका मार के इसे मजीद बोलने से रोक दिया। वो मिन्नत रेज अंदाज में बोला, तस्दीक के बाद आपका शक रफा हो जाएगा, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त करूंगा। कैसी दरख्वास्त? मैंने बेयतनाई से इसे देखा। आपको जुफातिल की कार्रवाई का यकीन नहीं है ना? इसने सवाली अंदाज में कहा। मैंने 2 टोक लहजे में कहा, मैं जुफातिल और शुजाइल जैसे तमाम फरार जिन्नों और इनके आमनों पर यकीन नहीं रखता। बोलो, क्या कहना चाहते हो? जनाब, जिन्नात का जिक्र तो कुरान में भी आया है। इसने अपनी जहालत का आखिरी सबूत भी पेश कर दिया। मैंने बरहमी से कहा, मैं कुरान मजीद को दिल जान से मानता हूँ, इसमें मौजूद तमाम तज़किरों पर ईमान रखता हूँ। मुझे बताओ, तुम्हारे जुफातिल या शाइल का जिक्र किस पारे और किस आयत में दर्ज है? अगर तुमने अल्लाह की मुकद्दस किताब का हवाला दिया है, इसका यही मतलब है कि तुम इन फर्जी जिन्नों को कुरान साबित करना चाहते हो। वो मेरे तुष और सख्त रवैये से घबरा कर बगले झांकने लगा और मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला, मेरा ये मतलब नहीं था कि इन जिन्नात का जिक्र कुरान में मौजूद है। कुरान पाक में तो निशानियां बयान की गई हैं समझने वालों के लिए। बहरहाल, वो इतना कहकर खामोश हो गया। इसके चेहरे पर खजालत के साथ थे। मैं इसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। फिर तुम्हारा क्या मतलब था पूरी? मैंने सिर्फ तेज नजर से घूरते हुए कहा। तुमने ये क्यों पूछा था कि मुझे जुफातिल की कार्रवाई पर यकीन है या नहीं? वो जिन्नात, वो तामिल करते हुए बोला,
दरअसल ये खबीस जिन कुछ अर्सा पहले गांव की एक हसीन और जमील लड़की पर आशिक हो गया था। ये लोटे शायद लड़की का इलाज कर रहे थे कि इस जिन ने इन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। आपको अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो आप जीवा बीबी से जो फातिल के बारे में पूछ सकते हैं। मैंने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा, यानी एक और आशिक जिन की कहानी। बहरहाल तुम्हारी ये जीवा बीबी कौन है और कहाँ रहती है? जीवा फरजाना की बूढ़ी माँ है, इसने बताया। इसी गांव में रहती है। फरजाना पर जो फातिल आशिक हो गया था। फिर लोटे शाह ने फरजाना का इलाज किया तो वो खबीस जिन तुम्हारे मुर्शिद का दुश्मन हो गया। मैंने तमस्खराना अंदाज में कहा, यही कहना चाहते हो ना? वो समझाने वाले अंदाज में बोला, थानेदार साहब, अगर फरजाना का इलाज मुकम्मल हो जाता तो शाह जिन्नात पीर लोटे शाह इस प्रकार जिनको जलाकर राख कर देते। ये खबीस किसी जमाने में शाह साहब के कब्जे में हुआ करता था। इसकी मिन्नत समाजत और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम के बाद शाहजी ने इसे आजाद कर दिया था। ये बात जाए वकुआ पर चौधरी फिरोजुद्दीन ने भी मुझे बताई थी, यानी जो फातिल की कब्जे और रहाई वाली बात। मैंने फुरी के ताजा तरीन इंकशाफ के हवाले से सवाल किया, लोटे शाह फरजाना का इलाज मुकम्मल क्यों न कर सका? इसमें ऐसी क्या रुकावट आ गई थी? ये तो मुझे मालूम नहीं जनाब, वो सादगी से बोला। इलाज की आखिरी हाजिरी बाकी थी कि मैं चीचावत नहीं चला गया। आखिरी हाजिरी? क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। इसने बताया, जनाब फरजाना का इलाज 4 जुमेरात पर मुहित था। 4 चंदी जुमेरात पर, यानी 4 महीनों में इसे जो फातिल से निजात मिलना थी। मेरे होते हुए 3 चंदी जुमेरात तक तो फरजाना बाकायदगी के साथ आस्ताने पे आती रही थी, लेकिन आखिरी और चौथी जुमेरात वही थी जब मैं शादा का दिन उतारने चीचावत नहीं चला गया था। मुझे नहीं मालूम इस जुमेरात को फरजाना आस्ताने पर आई थी या नहीं। वो एक लम्हे को रुका, फिर कुछ सोचते हुए बोला, शाह साहब की मौत जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब वाक़या हुई है। आप हकीकत हाल को जानने के लिए फरजाना से राब्ता क्यों नहीं करते? इसके आखिरी सवाल ने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया। मैंने इस्तरारी लहजे में इस्तफसार किया, क्या फरजाना रात के वक्त आस्ताने पर अपना इलाज करवाने आई थी? उसने जवाब दिया, 3 चंदी जुमेरात को तो असर और मगरिब के दरमियान वो आस्ताने पर आई थी। शाहजी ने मुझे बताया था कि चौथी जुमेरात को इसे मगरिब के बाद आना था। 3 जुमेरात के अमल से शाह साहब ने जो फातिल को फरजाना पर से उतारा था और चौथी जुमेरात को इस बागी जिन को अपने कब्जे में करने वाले थे, ताकि इसके बाद वो मखलूक खुदा तंग करने के काबिल न रहे। इस मौके पर फरजाना का वहां मौजूद रहना जरूरी था। वैसे शाह साहब ने इसे सूरज गुरूब होने के बाद बुलाया था, लेकिन लोटे शाह का कत्ल ये साबित कर रहा है कि उस रात यकीनन कोई गड़बड़ हो गई थी। शाह साहब जो फातिल को काबू करने में नाकामयाब रहे, वो अपना काम करके फरार हो गया। मैंने जहर खम लहजे में कहा, फिर लोटे शाह इस खबीस जिन को इसलिए काबू न कर सके कि इनके लोटे में कोई सुराख मौजूद होगा। बहरहाल तुमने फरजाना और जीवा बेबी की राह खूब सुझाई है। मैं कल सुबह ही गांव जाकर इनसे मिलूंगा। मेरे लिए क्या हुक्म है थानेदार साहब? मुखियाना अंदाज में बोला, अब तो आप मुझे जाने की इजाजत दे दें। मैंने कड़क कर कहा, थाने से जाने का नाम नहीं लेना पूरी। मैं जब तक तुम्हारी बातों को परख ना लूं तुम्हारे बारे में कोई हतमी फैसला नहीं कर सकता, और इस वक्त तक तुम खुद को सरकारी मेहमान तस्वर करो। अब तो आप भी ज्यादती करने लगे थानेदार साहब, वो शिकायती लहजे में बोला। मैंने आपको एक एक बात बिल्कुल ठीक ठाक बता दी है, फिर भी मुझे थाने में बंद कर रहे हैं। ये तो इंसाफ ना हुआ। ओए इंसाफ के घोड़े, मैंने उसे घुरका। जज बनने की कोशिश ना करो। पहले तो मुझे तुम्हारे सिर्फ इस बयान की तस्दीक करना थी कि तुम जुमेरात दोपहर से अब तक चीचावदनी में थे या नहीं। अभी जानना भी जरूरी है कि तुमने फरजाना वाले वाकये के बारे में जो इंकशाफ किया है, इसमें कितनी हकीकत है। चीचावदनी वाली तस्दीक कल दोपहर तक हो सकेगी। अलबत्ता फरजाना की माँ से मैं सुबह ही जाकर मिलूंगा, इसलिए मैंने जुमला अधूरा छोड़कर फूली की आंखों में झांका और सनसनीखेज अंदाज में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ आधी रात की मोहलत है। मैं अपने थाने के अमले से सिर्फ इतनी सिफारिश कर सकता हूँ कि वो कल मेरे थाने आने तक तुम्हें हाथ ना लगाए। तुम अच्छी तरह सोच समझ लो, अगर तुम किसी भी तौर पीर लोटे शाह के कत्ल में मुलव्वस हो या इसके कत्ल के बारे में कुछ जानते हो तो शराफत से इकरार कर लो। कातिल की जेल में किसी जो फातिल शुभ फातिल का नाम नहीं सुनूंगा। तुम कल सुबह से पहले फैसला कर लेना कि तुम सच बोलकर जान छुड़ाना है या गलत बयानी से काम लेकर जान गंवाना है, क्योंकि अगर तुम्हारा बयान दुरुस्त साबित ना हुआ तो मेरे थाने का अमला मौत के फरिश्ते का रूप धार लेगा। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बेहद खौफ के आलम में बोला, जनाब मैंने आपसे कोई गलत बयानी नहीं की। आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें। मुझे तुम्हारी कसमों और वादों की जरूरत नहीं। मैंने रखाई से कहा, मेरा तसल्ली करने का अपना तरीकेकार है, और जब तक मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन नहीं हो जाता तुम्हारी जान यूं ही सूली पर टंगी रहेगी।
वो मायूसी भरे अंदाज में खामोशी से मुझे तकने लगा। मैंने उसे वापस हवलदार के हवाले किया और खुद अपने सरकारी क्वार्टर में आकर सो गया। कल का दिन बहुत मसरूफियत में गुजरने वाला था और इसके लिए भरपूर नींद लेना जरूरी थी। अगली सुबह मैं जीवा नामी औरत से मिलने गांव रवाना हो गया। एएसआई जवान खान बवजह मेरे साथ ना जा सका। मैंने इसकी ड्यूटी लगा दी थी कि वो चीचा पत्नी वाले मामले को निपटा ले। मेरे लिए इस बात की तस्दीक बहुत जरूरी थी कि वकूअ की रात पूरी बजाय वारदात पर मौजूद नहीं था। मैंने एक सीनियर कांस्टेबल वहाब को इस दौरे में शामिल कर लिया। जीवा का घर तलाश करने में हमें किसी वक्त का सामना नहीं करना पड़ा। इसके दरवाजे पर दस्तक देने से कबल मैं इसके बारे में बहुत कुछ जान चुका था। मसलन ये कि वो एक बेवा औरत थी और अपनी इकलौती बेटी फरजाना के साथ रहती थी। फरजाना का बाप अपनी मौत से पहले इनके लिए बहुत कुछ कर गया था, इसलिए जीवा किसी माशी मसले से दो चार नहीं थी। इसके शोहर की छोड़ी हुई जमीन इनकी सारी जिंदगी के लिए काफी थी। दस्तक के जवाब में 50-55 साल औरत ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और पूछा, कौन है? फिर हम पर नजर पड़ते ही वो चौंक उठी, क्योंकि इस वक्त हम बाकायदा यूनिफॉर्म में थे। पता नहीं क्यों पुलिस के हवाले से अवाम के दिल में बड़ा खौफनाक तस्वर है। वर्दी देखते ही अक्सर लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। हालांकि पुलिस वाले भी आम इंसानों की तरह होते हैं। बहुत गौर फिक्र के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि अवाम के इस डर, खौफ और झिझक में दूसरे अवामिल के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी हाथ है। मुझे अंदाजा कायम करने में कोई दुश्वारी न हुई कि दरवाजा खोलने वाली वो बूढ़ी औरत जीवा के सिवा और कोई नहीं होगी, क्योंकि इस घर का दूसरा फर्द फरजाना थी, जो यकीनन जवान थी। जब तो जो फातिल नामी वो खबीस जिन इस पर आशिक हो गया था। मैंने जीवा के कौन के जवाब में कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैं इस इलाके के थाने का इंचार्ज हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, वो मरूब होते हुए बोली। फिर पूछा, खैरियत तो है आप यहाँ मेरे दरवाजे पर? खैरियत नहीं है जीवा, मैंने इसके चेहरे के तासर का जायजा लेते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ। अल्लाह खैर करे, वो सीने पर हाथ रखते हुए बोली। फिर गली में दाएं बाएं नजर दौड़ाने के बाद उसने कहा, आप अंदर आ जाएं, दरवाजे पर खड़े होकर बातें करना मुनासिब नहीं। हम दोनों जीवा की पेशकश से फायदा उठाते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। वो एक आम सा घर था, जैसा कि छोटी फैमिली की जरूरत के तहत होता है। जीवा ने हमें एक बैठक नुमा कमरे में बिठाया और खातिरदारी के हवाले से सरगर्मी दिखाने की कोशिश करने लगी। मैंने इसे सख्ती से मना करते हुए कहा, वो हमारे साथ ही बैठक में बैठ गई। इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं जीवा, मैं तुमसे चंद बातें करूंगा और वापस चला जाऊंगा। मुझे उम्मीद है तुम मेरे सवालात के ठीक ठीक जवाब दोगी। एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद मैंने पूछा, तुम्हारी बेटी फरजाना नजर नहीं आ रही, क्या वो कहीं गई हुई है? इसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, वो अपने चाचे के घर गई है। क्या इसके चाचे यानी तुम्हारे देवर का घर इसी गांव में है? नहीं, वफार अली चक 34-34 में रहता है, जीवा ने जवाब दिया। चक 34 इस गांव से काफी फासले पर था। मैंने जीवा से पूछा, फरजाना को अपने चाचे के घर गए कितना अरसा हुआ है? वो इसी जुमे को गई है, जीवा ने बताया। वफार हमारे घर आया हुआ था तो कुछ दिन इसके घर रहने को चली गई। फरजाना की रवानगी ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। जुमा वही दिन था जब मैं पी लोटे शाह के कत्ल की इत्तला पर इसके आस्थाने पर पहुंचा था और फूरी के बयान के मुताबिक फरजाना को जुमेरात की रात अपने इलाज के सिलसिले में आखिरी हाजिरी भरने आस्थाने पर आना था। अब तक हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक फरजाना ही वो हस्ती हो सकती थी जो लोटे शाह की जिंदगी में आखिरी मरतबा इससे मिली हो। इस हवाले से फरजाना मेरे लिए बहुत अहम थी। मुझे सोच में डूबे देखकर जीवा ने पूछा, आप बार बार फरजाना का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? बात बहुत ही खतरनाक है जीवा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम ये बताओ, फरजाना वापस कब आएगी? वो उलझन ज़्यादा नजर से मुझे तकने लगी। अभी तो वो गई है, चंद दिन रहने के बाद ही वापस आएगी। वफार के घर में इसका बहुत दिल लगता है, मगर इसने जुमला अधूरा छोड़कर इस्तरारी अंदाज में मुझे देखा। आप किस किस्म की तफ्तीश करते फिर रहे हैं? मैंने कहा, मैं दरअसल पी लोटे शाह के कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ, इसी सिलसिले में तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन मेरा या फरजाना का शादी के कत्ल से क्या वास्ता? वो हद दर्जा हरासा नजर आने लगी। बहुत गहरा ताल्लुक और वास्ता है जीवा बीवी, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। खास तौर पे तुम्हारी जवान बेटी फरजाना तो उस कत्ल के बारे में बहुत कुछ जानती है। मुझे मालूम हुआ है वकूअ की रात वो जाए वारदात पर गई थी। ये झूठ है, जीवा ने सख्ती से कहा। किसी ने आपको बिल्कुल गलत बताया है। फरजाना का शादी के कत्ल या कातिल से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो ना कहो जीवा। मैंने इसे एक और जावे से घेरने की कोशिश की। कत्ल से ना सही, लेकिन लोटे शाह के कातिल से तो तुम्हारी बेटी का बहुत गहरा ताल्लुक है। वो लड़ती हुई आवाज में बोली, शाह साहब को तो एक जिन ने कत्ल किया है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, सारा पिंड जानता है। तुम जो फातिल नामी जिन की बात कर रही हो ना? हाँ हाँ, इसी खबीस ने शादी को कत्ल किया है। इसलिए तो मैं भी कह रहा हूँ कि फरजाना का कातिल से बहुत गहरा ताल्लुक है।
मैंने सख्त लहजे में कहा, फिर इसकी सोच के मुताबिक पूछा, क्या कुछ अर्सा पहले यही जो फातिल तुम्हारी बेटी पर आशिक नहीं रहा था? शाह साहब के इलाज ने फरजाना को ठीक कर दिया तो ये नामुराद लोटे शाह के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये बात आप 16 आने ठीक कह रहे हैं। इसने सर को स्वाति जुम्बिश दी। मैंने हतमी लहजे में कहा, अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इस बात में भी किसी शक और शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं कि फरजाना वकूअ की रात आस्ताने पर गई थी। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। वो गर्दन झटकते हुए बोली, फरजाना वहां नहीं गई। आखिर इसे वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? जरूरत इलाज की तकमील। इसका इलाज तो मुकम्मल हो गया था। जीवा ने हैरत से मुझे देखा। मैंने कहा, नहीं, एक नौचंदी जुमेरात अभी बाकी थी। वही जुमेरात जब लोटे शाह को कत्ल किया गया तो मेरी बात से इनकार नहीं कर सकती। मैं इनकार करूंगी, वो शिद्दत से बोली, क्योंकि फरजाना का इलाज 3 नौचंदी जुमेरात की हाजिरी से मुकम्मल हो गया था। चौथी जुमेरात को आस्ताने पर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक लम्हे को मुझे महसूस हुआ हूरी ने कहीं मुझे गलत राह पर डालने के लिए तो चौथी जुमेरात की कहानी नहीं सुनाई थी। ऐन मुमकिन था वो अपनी तरफ से मेरी तवज्जो हटाना चाहता हो। मैंने जीवा से कहा, 3 नौचंदी जुमेरात के अमल से पीर लोटे शाह ने तुम्हारी बेटी का जीन उतार दिया था और चौथी जुमेरात को जो फातिल नामी इस जिन को काबू करने में कोई अमल करना चाहता था और इसे शर्त लगा दी थी कि इस मौके पर फरजाना को आस्ताने में मौजूद होना चाहिए। आपको किसी ने बिल्कुल गलत बताया है। वो रूहानसा हो गई। 3 नौचंदी जुमेरात के बाद शाहजी ने फरजाना को बिल्कुल तंदुरुस्त करार दे दिया था। चौथी जुमेरात को इन्हें जो फातिल के साथ जो कुछ भी करना था इसके लिए फरजाना की जरूरत नहीं थी। आप पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं वाकई नहीं जानता था कि इस वक्त सच्चा किसी समझूं और किसी झूठा जानूं। सच्ची बात तो ये है कि मैं जिनकी इस कहानी को सरे से हजम ही नहीं कर पाया था। इस कत्ल के पीछे कोई गहरा राज था और इस राज तक पहुंचे बगैर मैं कातिल को बेनकाब नहीं कर सकता था। इस राज तक हूरी और फरजाना ही मेरी रहनुमाई कर सकते थे। हूरी मेरे चंगुल में आ चुका था, फरजाना पे हाथ डालना बाकी था। मैंने फरजाना तक रसाई हासिल करने के लिए जीवा से पूछा, चक 34 में फरजाना का चाचा क्या करता है? जमींदार जमींदारी ही करेगा, इसने बताया। लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा, मैं फरजाना से मिलने वहां जाना चाहता हूँ या फिर अपने किसी बंदे को चक 34 भेजकर से यहाँ बुलाऊंगा ताकि हकीकत हाल से पर्दा उठ सके। हकीकत वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। फरजाना वकूअ की रात आस्ताने पर गई थी और ना ही शादी के कत्ल से इसका कोई ताल्लुक है। आप खामखा मेरी बेटी को परेशान करेंगे। लोटे शाह के कातिल तक रसाई हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ जीवा, मैंने सनसनाते हुए अल्फाज में कहा। जो शख्स भी कानून की राह में रुकावट बनेगा रगड़ा जाएगा। वो सहम कर मुझे देखने लगी, फिर डरते डरते पूछ बैठी, एक बात तो बताएं थानेदार साहब, आपको ये बात किसने बताई है कि मेरी बेटी वकूअ वाली जुमेरात को पीर लोटे शाह के आस्थाने पर गई थी? इसका सवाल नहायत ही माकूल था, लिहाजा मैंने जवाब देने में कोई आर महसूस न की और कहा, पीर लोटे शाह के खादिम खास मुस्तकबिल के लोटा नवाज गफूर उर्फ हूरी ने। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी। ये कैसे हो सकता है? हूरी ऐसी बात क्यों करेगा? वो तो शादी के बहुत करीब था। इसे भी ये बात मालूम थी कि फरजाना का इलाज खत्म हो चुका है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं फूरी से जाकर पूछूंगी। जरूर पूछना, मैंने मोतदिल लहजे में कहा, लेकिन फूरी से सवाल जवाब के लिए तुम्हें मेरे थाने की हवालात तक आना होगा। गुनात को कब्जे में करने वाले लोटा शाह का चेला इस वक्त कानून के कब्जे में है। आपने इसे किस जुर्म में पकड़ा है थानेदार साहब? वो शिकस्ता लहजे में बोली। मैंने ठोस अल्फाज में कहा, इस पे मुमकिन कातिल होने का शुबा है। इसने तफ्तीश के दौरान में इंकशाफ किया है कि चौथी जुमेरात को मगरिब के बाद फरजाना की आखिरी हाजिरी थी। फरजाना की मौजूदगी में लोटे शाह ने जो फातिल को किसी खतरनाक अमल के जरिए अपने कब्जे में करना था। अगर पूरी ने इस किस्म की बात की है तो बहुत गलत किया है। जीवा ने उलझन ज़दा अंदाज में कहा, मैं 3 चंदी जुमेरात तक खुद फरजाना के साथ शादी के आस्थाने पर जाती रही हूँ। अगर इन्होंने चौथी जुमेरात को बुलाया होता तो ये बात मुझसे छुपी नहीं रह सकती थी। फरजाना अकेली मुझे बताए बगैर तो आस्थाने पर नहीं जा सकती थी। जीवा की उलझन और इनकार को देखते हुए मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर फूरी ने चौथी चंदी जुमेरात के हवाले से किसी दरोग गोई से काम नहीं लिया तो फिर ऐसा होगा कि लोटे शाह ने आखिरी हाजिरी के बारे में फरजाना की मां को कुछ नहीं बताया होगा। इस सिलसिले में बात फरजाना और लोटे शाह के दरमियान रही होगी। अगर वाकई ऐसा था तो फिर यकीनन वकूअ की रात आस्थाने पर कोई बड़ा और बुरा वाकया पेश आया होगा। मैं लोटे शाह जैसे डब्बा पीर और नकली आमलों से बखूबी वाकिफ था। ऐसे 1-2 नसूरों की मैं बड़े शाफी तरीके से सरकूबी भी कर चुका था। कायरीन ने ये इबरत असर कहानियां सस्पेंस की इन सफात में यकीनन पढ़ी होंगी। मैंने कुरेद जारी रखते हुए जीवा से पूछा, तुम 3 चंदी जुमेरात तक फरजाना के साथ आस्थाने पर जाती रही हो? मुझे बताओ, लोटे शाह तुम्हारी बेटी का जीन उतारने के लिए किस किस्म का अमल करता था?
मुझे वो अमल देखने की इजाजत नहीं थी। इसका मतलब है वो अमल तुम्हारे सामने भी नहीं किया जाता होगा। शाहजी का हुक्म था मैं फरजाना को असर के वक्त आस्थाने पर पहुंचा दूं। जीवा ने बताया वो इसे अपने साथ खास हुजरे में ले जाते थे। उनका कहना था जो फातिल को अगर किसी की मौजूदगी में कीला गया तो आसपास नजर आने वाले लोगों की जान भी ले सकता है। लोटे शाह की यारियां एक एक करके खुल रही थी। मैंने जीवा से पूछा तुम इस अमल के दौरान यकीनन आस्थाने के हाल नुमा कमरे में बैठी रहती होगी जहां वो दिन भर अपने पास आने वालों से मुलाकात करता था। मुझे आस्थाने पर रुकने की इजाजत नहीं थी, इसने जवाब दिया। शादी के हुक्म के मुताबिक मैं फरजाना को असर के वक्त आस्थाने पर छोड़कर घर वापस आ जाती थी और मगरिब के बाद इसे लेने जाती थी। असर से मगरिब तक वो शादी के साथ इनके हुजरे में रहती थी। और तुम्हारे ख्याल में लोटे शाह के अमल से तुम्हारी बेटी सेहतयाब हो रही थी? इसने असबात में गर्दन हिलाई। पहले अमल ही से नुमाया फर्क नजर आने लगा था, फिर दूसरी नौचंदी जुमेरात को बिल्कुल ठीक हो गई। उस रोज जब मगरिब के बाद मैं इसे लेने गई तो शाहजी ने कहा था हमने तुम्हारी बेटी का जिन उतार दिया है और इसे जरूरी हदायत भी दी है। अगर ये हमारे मशवरों पर अमल करती रही तो ये खबीस जिन इसकी तरफ रुख नहीं करेगा। वैसे आइंदा नौचंदी जुमेरात को हम जो फातिल को अपने कब्जे में कर लेंगे, फिर ना रहेगा बांस और न बज सकेगी बांसुरी। लोटे शाह के दाव फिर मुझ पर रियां होने लगे। मैंने जीवा से पूछा लोटे शाह ने तुम्हारी बेटी को किस किस्म की हदायत दी थी? ये तो मैंने इनसे नहीं पूछा, वो बेचारगी से बोली। जाहिर है कुछ पढ़ने को ही बताया होगा। मैंने देखा था इस रोज के बाद वो जेरे लब कोई वजीफा पढ़ती रहती थी। मैं यही समझी कि वो शादी की हिदायत पर अमल कर रही है। इस गुफ्तगू के दौरान मैंने बखूबी अंदाजा लगा लिया कि जीवा चौथी नौ चंदी जुमेरात के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अगर पूरी का बयान दुरुस्त था तो फिर इस मौके पर फरजाना ही रोशनी डाल सकती थी। मैंने पहली फुर्सत में फरजाना तक पहुंचने का इरादा किया और जीवा से इसकी बीमारी की बाबत सवालात करने लगा ताकि इस गुथली को सुलझाने के लिए कोई मुनासिब सिरा हाथ आ सके। जीवा, मैंने ठहरे हुए लहजे में इसे मुखातिब किया। तुमने फरजाना के इलाज की जो कहानी सुनाई है इससे तो लगता है लोटे शाह कोई बहुत ही ऊंची चीज था, वरना जिन्नात से टक्कर लेना कोई मामूली बात नहीं। वो बहुत करने वाले थे। जीवा मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैंने पूछा तुम्हारी बेटी को आखिर बीमारी क्या थी? फरजाना पर एक जिन आशिक हो गया था। इसने वही रटा रटाया जवाब दिया जो मैं पूरी की जुबानी सुन चुका था। मैंने जीवा की गुस्से का सिलसिला जारी रखा। मैंने तो सुन रखा है ये जिन जब किसी पर आशिक हो जाते हैं इसका बहुत ख्याल रखते हैं। फिर मैंने अपनी बात में बिगाड़ लाने की खातिर गलत बयानी से काम लेते हुए इजाफा किया। अल्लाह बख्शे, मैंने अपनी दादी का किस्सा सुन रखा है। इन पर एक देव आशिक था, शायद इसका नाम काशू था। काशू दादी जान के बहुत मजे कराता था। इन्हें खाने पीने का बहुत शौक था। चनाचा इनके शौक को पूरा करने के लिए काशू पता नहीं कहाँ कहाँ से खाने पीने की अशिया उठा उठा कर हमारे घर लाता रहता था। हमारे घर मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ और फलों से भरा रहता। अब्बा जान बताते हैं इन तहाइफ में बाज तो ऐसे होते जो किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखते थे। ऐसी लजीज मिठाइयाँ और फल पहले किसी ने देखे न थे और ना ही चखे थे। कोई नहीं, जीवा हाथ में चाहते हुए बेजारी से बोली। जो फातिल तो मेरी बच्ची को बहुत तंग करता था। आपकी दादी पर आशिक होने वाला देव कोई शरीफुल नफ्स होगा। ये जो फातिल तो खबीजों का सरदार था। मैंने पूछा जो फातिल मेरी बेटी फरजाना को किस तरह तंग करता था? वो जो फरजाना के पास आता तो उसे दौरा पड़ जाता था। इसने बताया इसे अपना कुछ होश न रहता, गर्दन अकड़ जाती, हाथों और पाओं की हालत भी बिगड़ जाती, गर्दन मुड़ जाती, मुंह से झाग जारी हो जाती। ये सारी अलामतें मिर्गी के मर्ज की थी। जीवा ने मजीद बताया इस कैफियत में फरजाना बहुत जुनूनी हो जाती, चीजों को उठा उठा कर फेंकती और जो भी इसे रोकने आता पकड़ने की कोशिश करता वो उसे बेदरीक कूट कर रख देती, हत्ता कि वो अपने आप को भी नोचने खून से उठने से बाज नहीं आती थी। अब ये केस हिस्टीरिया के दायरे में दाखिल हो रहा था। शाइजोफ्रेनिया के मरीज भी कुछ इसी किस्म का रवैया पेश करते हैं। जीवा की बात जाती थी। एक मर्तबा तो इसने मेरी भाभी को झंझोड़ कर इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दीवार से जा टकराई और इसका सर फट गया। इस रोज के बाद वो हमारे घर भी नहीं आई। हालांकि इसे बड़ा चाव था वो अपने बेटे तुफैल की शादी फरजाना से करेगी। फरजाना के दोरों ने तुफैल को इस कदर खौफजदा किया कि इसने शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया। ऐसी असेब ज़दा लड़की से भला कौन शादी की हिम्मत कर सकता है, और वो भी किसी खबीस दिन की महबूबा से। जीवा ने एक झिझरी ली और खामोश हो गई। फरजाना के रिश्ते के वालिद से इसने नवाजरी में बहुत अहम बातें उगली थी। मैं बड़ी संजीदगी से जीवा की भाभी और उसके बेटे तुफैल के बारे में सोचने लगा। इस वक्त मेरे जहन में बहुत से सवालात चकरा रहे थे और मैं फौरी तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचने की पोजीशन में नहीं था। चनाचा मैं दोबारा जीवा की तरफ मुतवज्जो हो गया। फरजाना के इस दौरे को किस तरह कंट्रोल किया जाता था? मैंने पूछा। शाह साहब ने ऐसे मौके के लिए खास किस्म का शरबत दे रखा था। जीवा ने बताया हम किसी तरह कोशिश करके वो शरबत थोड़ा सा इसके हलक में उंडेल देते, थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती। ये दौरा ऐसे कितने अरसे बाद पड़ता था? हफ्ते 10 दिन में एक मरतबा। इसे बताया शाह साहब के इलाज से फायदा होने लगा
اور یہ وقفہ بڑھتے بڑھتے ایک ماہ تک پہنچ گیا۔ تیسری نو چندی جمعرات کے بعد فرزانہ کو دورہ نہیں پڑا۔ شاہ جی نے کہا اب یہ لڑکی 24 دن کے ساتھ سے پاک ہو گئی ہے۔ آج میں نے جو عمل کیا ہے اس کا نتیجہ صبح ہونے سے پہلے ظاہر ہوگا۔ تم اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھ سکو گی کہ جو فاتل چلا گیا، تمہاری بیٹی کی جان چھوٹ گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو کیا تم نے دوسری صبح وہ ثبوت دیکھا تھا؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ جن تو تمہیں نظر نہیں آیا ہوگا، پھر وہ کس قسم کا ثبوت تھا؟ اس نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا۔ شاہ جی نے جو فاتل کے جانے کی ایک مخصوص نشانی بتائی تھی۔ تیسری نوچندی جمعرات کے بعد جمعے کی صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے سین میں شاہ صاحب کی بتائی ہوئی نشانی موجود تھی۔ اور وہ نشانی کیا تھی؟ میں نے سادہ لو عورت کی عقل پر صفحے ماتم بچھاتے ہوئے پوچھا۔ جو فاتل کے قدموں کے نشان۔ اس انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، صحن میں ہمارے کمرے سے لے کے بیرونی دروازے تک بڑے بڑے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے جو یقینی طور پر کسی جن کے پاؤں ہی ہو سکتے تھے۔ میں نے سن رکھا ہے اور شاہ جی نے بھی بتایا تھا، جن کسی قسم کا لباس نہیں پہنتے، صرف ایک لنگوٹ میں ہی رہتے ہیں تاکہ ستر پوشی ہوتی رہے، اور وہ اپنے جسم پر پہلوانوں کی طرح ہر وقت تیل مل کر رکھتے ہیں۔ جو فاتل کے قدموں کے نشان بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بہت چکنے نشان تھے۔ اس احمقانہ انکشاف کے بعد میرا دھیان خود بخود پھوری کی طرف چلا گیا۔ وہ ڈیل ڈول میں کسی جن کی مانند تھا۔ لوٹے شاہ جیواں جیسی سادہ لو عورت کو الو بنانے کے لیے پھوری سے کام لے سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے پاؤں پر تیل یا گھی مل کے جیواں کے گھر کے سین سے گزر جاتا تو لوٹے شاہ کے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اب میں اس کھیل کو بڑی وضاحت سمجھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں جیواں کے گھر سے اٹھ کر تھانے آ گیا۔ اسی شام ASI زمان خان چیچا وطن سے واپس آ گیا اور اس نے مجھے جو رپورٹ پیش کی اس کے مطابق پوری اپنے بیان میں سچا نظر آنے لگا۔ بیان سے مراد اس کے کلام کا وہ حصہ ہے جس میں جائے واردات سے اس کی عدم موجودگی ثابت ہوتی تھی۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ پوری نے اپنے مرشد پیر لوٹے شاہ کو قتل نہیں کیا تھا۔ مذکورہ شب اول و آخر وہ چیچا وطنی میں کرم دین کے گھر پر موجود رہا تھا۔ کرم دین اور اس کی گھر والی شائستہ نے تو شاداں کے جن شجائل اور پوری کے علمیات کی تصدیق بھی کی تھی، تاہم مجھے اس قسم کی نٹنکی اور فضول قصوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر پوری کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اسے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ ASI چیچا وطنی سے کیا رپورٹ لایا ہے، اسی وجہ سے وہ خاصا بااعتماد اور مطمئن نظر آتا تھا۔ میں نے پیر لوٹے شاہ کے قتل کے سلسلے میں اس سے کوئی بات نہیں کی اور اختراعی جن جو فاتل کے بارے میں سوال کیا۔ واضح رہے کہ جو فاتل اور شرعیل اس کہانی کے بیان کردہ کرداروں کے نام ہیں، اس لیے میں انہیں منوعاً بیان کر رہا ہوں تاکہ عوام کی ذہنیت اور فراڈ لوگوں کی کارنامے کھل کر سامنے آ سکے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں کہانی کے جناتی قصوں سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا۔ پھوری، میں نے اپنے سامنے کھڑے مستقبل کے عامل کامل پیر کھوٹے شاہ کو مخاطب کیا۔ لوٹے شاہ کے جو فاتلی کھیل میں تم نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ تم نے اپنے پاؤں پر تیل ملا تھا یا گھی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ شاید آپ کا اشارہ قدموں کے نشانات کی طرف ہے جو فاتل نے جیوان کے صحن میں ڈالے تھے۔ شاید یا غالباً نہیں، میں نے اسے گھورا، بلکہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ لوٹے شاہ کے جناتی ڈرامے کا آخری سین تمہارے کردار کا ذہن منت ہے۔ وہ نشانات تمہارے قدموں کے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں اس کی زبان کھولنے کے لیے اسے ایک جلاد صفت کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ 5 منٹ کے بعد اس کی گوئی کے بند کھل گئے۔ دراصل جب اسے معلوم ہوا تھا قاتل کی حیثیت سے اس پر سے شک جاتا رہا ہے، وہ خاصا پر اعتماد نظر آنے لگا تھا، اس لیے اس نے خاطر مدارت کروانے کی بجائے سچ چگلنے کو ترجیح دی اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ لوٹے شاہ المعروف بادشاہ جنت کے ایما پر اسی نے جو فاتل کے قدموں والا ڈرامہ نچایا تھا۔ سخت سردیوں کی رات میں لوگ اپنے لحاف میں دب کے پڑے تھے۔ فرزانہ اور اس کی ماں جیواں بھی کمرے سے نکلنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ آدھی رات کے بعد پوری نے اپنے پاؤں پر گھی کی اچھی خاصی مقدار مل کر وہ اداکاری دکھائی۔ گھر کے کچے صحن میں اس کے جناتی پاؤں کے چکنے نشانات ثبت ہو گئے، جنہیں ازاں بعد جیواں اور فرزانہ نے جو فاتل نامی جن کی قدموں کے نشانات تسلیم کر لیا۔ وہ دونوں پیر لوٹے شاہ کی عقیدت میں بصیرت سے پیدل ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے مرشد کی پیش گوئی کو منوعاً درست تسلیم کر لیا۔ میں نے پھوری کو دوبارہ حوالات کی طرف روانہ کر دیا۔ قاتل کی حیثیت سے اس کا نام اگرچہ معدوم ہوتا جا رہا تھا، تاہم میں اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ابھی اس سے بہت سا حساب باقی کرنا تھا۔ آئندہ روز میں زمان خان کو لے کر پھر اس مہم پہ روانہ ہو گیا۔ پہلے ہم جیواں کے گاؤں پہنچے۔ ارادہ یہی تھا کہ معلوم کیا جائے اس کی بیٹی فرزانہ چک 34 سے لوٹی ہے یا نہیں۔ پیر لوٹے شاہ کے قتل کے معاملات کو فرزانہ کی مدد اور تعاون کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ چک 34 کا رخ کرنے سے قبل فرزانہ کے گاؤں میں جھانک دینا ضروری تھا۔ جیواں کے گھر سے پتہ چلا فرزانہ ہونوز اپنے چاچے غفار علی کے پاس تھی۔ وہ اس گاؤں سے نکل کر چک 34 کی جانب بڑھ گئے۔
एएसआई जमान ने एक सेहतमंद और चाकचौबंद घोड़े वाले तांगे का बंदोबस्त कर लिया था, जिसको कोचवान भी खासा तंदुरुस्त और जिंदा दिल था। हम गांव से बाहर निकले ही थे कि सामने से चौधरी फिरोजुद्दीन घोड़े पर सवार आता नजर आया। इसके साथ दो खिदमतगार नुमा मुसाहिब भी थे। आमना सामना होने पर हमारी लैक स्लैक हुई। दसवीं बातों के बाद चौधरी ने पूछा, थानेदार साहब, क्या आप शाहजी के कातिल को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए? अगर मैंने ये कारनामा अंजाम दे लिया होता तो यकीनन आप बेखबर हो ना होते। मैंने भी मुहिम सा जवाब दिया। फिर आपको मुझसे पूछने की जरूरत महसूस न होती। वो मेरी इस चोट को खंदा पेशानी से सह गया और गंभीर आवाज में बोला, मलिक साहब, आप खामखा अपना वक्त जाया कर रहे हैं। शाहजी को जो फातिल ने कत्ल किया है, आप इसे तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। अलबत्ता ये हो सकता है इसी कोशिश में आप किसी बेगुनाह को बलि चढ़ा दे। कोई ना कोई कार्रवाई तो डालना है ना। चौधरी की तंजीर ने मुझे सुलगा कर रख दिया। मैंने तपते हुए लहजे में कहा, चौधरी साहब, आप देख लेना, मैं बहुत जल्द लोटे शाह के कातिल को मंजर आम पर ले आऊंगा। इस सिलसिले में कामयाबी के बहुत करीब हूँ। इंशाअल्लाह चंद रोज में आपके कान ये खुशखबरी सुनेंगे। मुझे पता चला है आपने शादी के खादिम फूरी को थाने में बंद रखा है। खुदा का खौफ करें थानेदार साहब, इसे मुझे अजीब सी नजर देखा। ऐसी बाबरकत हस्तियों के साथ ये सलूक आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। मैं अपना नुकसान बखूबी समझता हूँ चौधरी जी, मैंने जवाबन खड़े हुए लहजे में कहा। फूरी कितना बबरकत और पहुंचा हुआ है, ये राज भी खुल चुका है। मैंने इसे खामखा बंद नहीं कर रखा। वो क्या, लोटे शाह के कत्ल की तफ्तीश के लिए मैं ऐसे दर्जन भर मुतशब्बा अफराद को भी हिरासत में ले सकता हूँ, और वो बिला तशखीस आला व अदना। इस पकड़ धकड़ में कमी कमीन और जागीरदार में कोई तमीज नहीं की जाएगी। चौधरी फिरोजुद्दीन मुअन्नना नजर से मुझे घूर कर रह गया। मैंने कोचवान को तांगा आगे बढ़ाने का हुक्म दिया और हम चौधरी को वहीं छोड़कर चक 34 की तरफ रवाना हो गए। चौधरी फिरोजुद्दीन के साथ मैंने खासी तुश व तल्ख मुकालमत कर डाली थी और मुझे इस बात की मतलब परवाह नहीं थी कि वो मेरी इन बातों का क्या असर करेगा, पर उसकी अदायगी सबसे अहम और मुकद्दम थी। बाकी बातें फरोई हैसियत की हामिल थी। वफार अली जमींदार का घर तलाश करने में हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ। वो चक 34 का एक मारूफ शख्स था। वफार से रस्मी लैक्स के बाद मैंने फजाना को तलब कर लिया। वफार अली हमारी आमद से खासा उलझ गया था, लेकिन जाहिर है कानून की मुखालफत इसके बस की बात नहीं थी, इसलिए तावन में मजबूर हो गया। इसने इससे वाजिया कर दिया कि वहां हमारी आमद का मकसद क्या था। वो फजाना के लिए खासी तशवीश में मुबतला था। ताहम इसने मेरी हिदायत मुताबिक फजाना को इंटरव्यू के लिए मेरे पास भेज दिया। फजाना की उम्र 18 और 20 के दरमियान रही होगी। वो एक सेहतमंद और जवानी से भरपूर लड़की थी। मैं घुमा फिरा के से दर्जनों सवालात किए, जिनमें जो फातिल, चौथी नचंदी जुमेरात, मगरिब के बाद आस्थाने पर जाना, जो फातिल के कदमों के निशानात और पीर लोटे शाह का कत्ल सब कुछ शामिल था। वो बहुत दाएं बाएं करती रही। ताहम मेरी थानेदाराना तफ्तीश के सामने वो ज्यादा देर ठहर न सकी। जब मैंने इसे दरोग गोई के संगीन तरीन नताइज की धमकी दी तो तवावन के लिए आमादा हो गई। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ते हुए इसे डराने के लिए कहा था। मैंने जाए वकुआ और आला कत्ल पर से फिंगरप्रिंट हासिल कर लिए हैं। अब मैं इसकी उंगलियों की निशानात लूंगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो मेरी इस धमकी से डर गई और उसने चौथी नौचंदी जुमेरात को लोटे शाह के आस्थाने पर जाने का इकरार कर लिया। इकरार गोया इसका एक वाले जुर्म था, फिर लोटे शाह को फरजाना ने ही कत्ल किया था। इकरार जुर्म के बाद फरजाना ने रूहान से अल्फाज मुझे जो सितम गर्द सुनाई, मैं यहाँ इसका खुलासा पेश कर रहा हूँ ताकि पढ़ने और सुनने वाले होशियार हो जाएं। ये एक दास्तानी इबरत है और सबक आमूज कहानी थी जो लोटे शाह जैसे माशी नसूरों की नकाब कुशाई करती है। जी, वह अपनी बेटी फरजाना की शादी अपने भाई के बेटे तुफैल के करना चाहती थी, मगर तुफैल अपनी करतूतों के तुफैल फरजाना को एक आंख न भाता था। वो अपने चचा के बेटे अयूब को पसंद करती थी। इसने इस रिश्ते के खिलाफ कमजोर सा एहतजाज भी किया, मगर बात न बन सकी। मायूसी और दिलचस्पगी इसे पीर लोटे शाह के आस्थाने पर ले गई। इसे सुन रखा था लोटे शाह बहुत पहुंचा हुआ आमिल है। पहली मर्तबा वो अकेली ही शाही जन्नात के पास गई। लोटे शाह ने इसका मसला सुना और कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, हमारे अमल से तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे मशवरों पर अमल करना होगा। फरजाना ने लोटे शाह की बात मानने का वादा किया और पूछा, इसके अमल से वो अपने मन की मुराद पा लेगी ना? लोटे शाह ने इसे यकीन दिलाया कि तुफैल इसे शादी करने से मना कर देगा। तुफैल की माँ खुद ही रिश्ता तोड़ देगी। बाद में अयूब से इसकी शादी हो जाएगी। इस यकीन दहानी के बाद लोटे शाह ने फरजाना पर वादा कर दिया कि इसे किस किस्म का तावन करना होगा। इसने फरजाना को एक नाटक करने की हिदायत दी। पहले एक्ट के तौर पर इसने लोटे शाह की हिदायत पर घर में हंगामा कर दिया। वो इस तरह जाहिर कर रही थी जैसे कि इसे दौरा पड़ गया हो। गांव में एक ही सियाना था। दीवा ने लोटे शाह से राब्ता किया और किबला शाह साहब ने हिसाब किताब जोड़कर ऐलान फरमा दिया, लड़की पे खबीज से नाशिक हो गया है। फिर लोटे शाह इलाज के नाम पर फरजाना को एक नशा आवर महलूल पिलाने लगा। रफ्ता रफ्ता वो इस महलूल और दौरे के नाटक पर आदी होने लगी। इस जुनूनी कैफियत के दौरान में फरजाना ने तुफैल की माँ को भी धक्का देकर दीवार से टकरा दिया था,
जिसके नतीजे में वो लोग इस रिश्ते से दस्तबरदार हो गए। फरजाना खुश थी कि लोटे शाह ने एक चाल चली और फरजाना से कहा कि इस दौरान में जो फातिल नामी एक जिन वाकई इस पर फरिश्ता हो चुका है और अगर अब इसने किसी से शादी करने की कोशिश की तो वो खबीस जिन इसके होने वाले शोहर को खत्म कर देगा। फरजाना नशा और महलूल पी पी कर दीवानगी का नाटक करके जहनी और जिस्मानी तौर पर खासी कमजोर हो चुकी थी। फिर वो लोटे शाह को एक ताकतवर और आमिल भी तस्लीम कर चुकी थी, इसलिए इसकी बात पर यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसने घबराए अंदाज में लोटे शाह से पूछा, अब इस जिन से किस तरह निजात मिलेगी? हम दिलाएंगे तुम्हें निजात। लोटे शाह ने पूरे यकीन से कहा और बताया कि इसके लिए फरजाना को 4 नौचंदी जुमेरात को एक खास अमल के लिए इसके आस्थाने पर आना होगा, लेकिन वो चौथी नौचंदी जुमेरात के बारे में अपनी माँ या किसी भी शख्स को ना बताएगी। लोटे शाह भी जीवन से 3 ही जुमेरात का जिक्र करेगा। फरजाना ने डरते डरते सवाल किया कि चौथी जुमेरात को क्या होगा? लोटे शाह ने गंभीराना अंदाज में बताया, पहली नौचंदी जुमेरात को हम एक मखसूस अमल से तुम्हारा जिन उतारेंगे, इसके बाद तुम भली चंगी हो जाओगी, लेकिन इसके बाद भी ये खदशा मौजूद रहेगा कि जो फातिल तुम पे दोबारा सवार हो जाए। तुम हो ही इतनी हसीन और भरपूर कि कोई भी जिन व बशर तुम पे फरिश्ता हो सकता है। यकीन जानो फरजाना, हमने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसी पुरकशिश और जाजिब लड़की नजर नहीं देखी। हालांकि हमने जन्नत की हूरों का कश्फी नजारा भी किया है, मगर तुम्हारी बात ही कुछ दूसरी है। तुम्हारे अंदर कुदरत ने हुस्न जवानी कूट कूट कर भर रखी है। ये कमबख्त जो फातिल तुम पे ऐसे ही तो आशिक नहीं हो गया। फरजाना इस जिन और लोटे शाह की बातों से पहले ही बहुत परेशान थी। उसने लोटे शाह से कहा कि जैसे भी हो उसे जो फातिल से मुकम्मल छुटकारा दिला दे। लोटे शाह ने अपनी मनकारी को इंतहा को पहुंचते हुए फरजाना को तसल्ली दी और कहा कि चौथी नौचंदी जुमेरात को जो फातिल को अपने कब्जे में ले लेगा। इस मौके पर फरजाना का वहां मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि जो फातिल को हिसार के अंदर बुलाने के लिए फरजाना का चारा ही मौसर होगा। इस अमल के दौरान में फरजाना को लोटे शाह के पास रहना होगा। फरजाना लोटे शाह से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हो गई। 3 नौचंदी जुमेरात तक इसे अपनी माँ के साथ आस्थाने पर आना जाना था और चौथी जुमेरात को किसी के इल्म में लाए बगैर चुपचाप आते हुए वहां पहुंचना था। लोटे शाह ने इसे कहकर मजीद डरा दिया कि अगर इसने इस राज में किसी को शरीक किया तो जो फातिल इसके साथ साथ शरीक राज को भी खत्म कर देगा। पहली 2 नौचंदी जुमेरात तक आम सा अमल होता रहा, मगर तीसरी जुमेरात को फरजाना के साथ जो वाकयात पेश आए, अज़ां बाद वो इनके बारे में सोचकर बिखर गई। इस रोज लोटे शाह ने अमल से पहले से अच्छी खासी मिकदार में नशा व महलूल पिला दिया था। थोड़ी देर बाद वो होश और हवास से बेगाना हो गई। जब इसकी आंख खोली तो उसने फर्श पर खींचे हुए हिसार में खुद को बरहना पड़े हुए पाया। इसके नजदीक ही लोटे शाह अपनी आंखें बंद किए बैठा था। होश में आने के बाद फरजाना को यह अंदाजा लगाने में एक लम्हे की देर न लगी कि दौरान गफलत में वो अपनी कौन सी मता अजीज लुटा बैठी थी। इसने इस सिलसिले में जब लोटे शाह से इस्तफसार किया तो इसने मुख्तलिफ दकीक और समझ में न आने वाली बातों से उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ इसमें लोटे शाह का कोई दोष नहीं, ये सब कुछ जरूरी था। इसके बाद जो फातिल को काबू नहीं किया जा सकता था। इस रात वो अपनी माँ के साथ आस्थाने से घर वापस तो आ गई, लेकिन सारी रात वो इस शर्मनाक वाक़े के बारे में सोचती रही। इस वक्त फरजाना का जहन हर किस्म के असीबी असरात से आजाद था। शायद अपनी जिंदगी का कीमती तरीन सरमाया लुटाने के बाद इसे होश आ गया था। एक हतमी नतीजे पे पहुंचने के बाद इसने होंठों को सी लिया। अपनी माँ समेत किसी भी शख्स को इसने इस साने के बारे में कुछ ना बताया। इसलिए नहीं कि लोटे शाह ने इसे ऐसी हिदायत दे रखी थी, बल्कि इसलिए कि इस पीर फिरतूत शाह करतूत शैतान से उस शख्स से इंतकाम लेना चाहती थी। भयानक और खामोश इंतकाम, जिसकी सदा किसी इंसान की समात तक ना पहुंच सके और ये दुनिया आइंदा के लिए लोटे शाह के शर से भी महफूज हो जाए। इसे नहायत ही सब्र तहम्मुल के साथ आइंदा नौचंदी जुमेरात का इंतजार किया और खामोशी के साथ लोटे शाह के आस्थाने पर पहुंच गई। लोटे शाह ने इस रात अमल शुरू करने से पहले नशावर महलूल में अच्छी खासी मिकदार अपने मैदे में भी उंडेली। शायद वो तरंग में आकर कोई बड़ा कारनामा अंजाम देना चाहता था। इसकी एक वजह यह भी थी कि वो फरजाना की तरफ से कामिल इत्मीनान हासिल कर चुका था। गुज़िश्ता नौचंदी जुमेरात वाले वाक़ये के बाद भी अगर इसके बुलाने पर तनहा इसकी खलवतगाह तक चली आई थी तो लोटे शाह के नजदीक इसका एक ही मतलब था कि फरजाना को इस खेल पर कोई एतराज नहीं था। मगर फरजाना तो इस रात अपना मकसद हासिल करने के लिए वहां पहुंची थी। जो फातिल को कीलने वाली कहानी से फायदा ना उठाना हमाकत होती। लोटे शाह कई अफराद को बता चुका था कि इस अमल में नाकामयाबी के बाद जिन इसे कत्ल भी कर सकता है। जिन को कीलने का अमल शुरू हुआ तो फरजाना लोटे शाह पर काबू हासिल करने के लिए इसकी छोटी मोटी इब्तदाई फरमाइशों को मानती चली गई। इन्हीं फरमाइशों में बेलिबास होना भी शामिल था। लोटे शाह अपनी कामयाबी में इतना खुश था कि पंख में बहुत ज्यादा नशा चढ़ा गया। इस सिलसिले में फरजाना ने भी इसकी मदद की, अलबत्ता खुद इसने एक बूंद भी हलक में ना उतारी। और जब इसने देखा कि लोटे शाह साबी और मदाफती तौर पर खासा कमजोर हो चुका है तो इसने अचानक इस पर काबू पाकर हिसार के किनारे पड़ा हुआ खंजर उठाकर इसके सीने में उतार दिया। इस अमल के लिए इसे जिस जवां मर्दी का मुजाहरा करना पड़ा होगा, इसकी तहरीक के लिए जज्बा नफरत ही काफी था।
इंतकाम आग में पूरा 1 महीना जल जल कर कुंदन बन चुकी थी, लिहाजा अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए इसे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। अपने जुर्म के इतराफ के बाद फरजाना ने दोनों कलाइयां मेरी जानिब बढ़ाई और भरी हुई आवाज में बोली। मैंने अपने सीने में रोशन इंतकाम की आग को लोटे शाह के नापाक खून से ठंडा कर लिया। अब आप अपना फर्ज पूरा कर लें, मैं गिरफ्तारी के अमल में कोई रुकावट नहीं डालूंगी। ये तक इसकी गोरी चिटी बाहों को देखता रह गया। ये वो निस्वानी बाजू थी जिन्होंने किसी की मर्दानगी से ज्यादा बड़ा काम कर दिखाया था। इस वक्त मुझे यकीन हो गया कि बाज नाजुक मामलात में ये नाजुक इंदाम जिस्म औलाद से ज्यादा सख्त हो जाती है। औरत को कमजोर समझने वाले गलत फहमी के शिकार हैं और दिलचस्प हकीकत यह है कि औरत को खुद अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। मोहब्बत से कहीं ज्यादा ताकतवर जज्बा नफरत का होता है, क्योंकि नफरत करने के लिए किसी चीज का ख्याल नहीं रखना पड़ता। इंतकाम की आग नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती है। औरत को अगर अपनी जिद्दे कुव्वत का अंदाजा हो जाए तो वो ईंट पर खड़ी होकर माउंट एवरेस्ट से टकराने से भी दरेक नहीं करेगी। मैं फरजाना को गिरफ्तार करके अपने साथ ले आया। मैं उसके जुर्म को बहरहाल नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसने एक माशरी नासूर को तल्फ करके गर्चा बहुतों का इंतकाम ले लिया था, ताहम इसकी मुजरमाना हैसियत में कमी वाक़या नहीं हुई थी। मैंने काफी सोच विचार के बाद इसको एक सजा का तयन किया, लेकिन अपने फैसले से मैं आपको आगाह नहीं करूंगा। कारीन से दरख्वास्त है कि वो अपनी जहानत को साबित करने के लिए मेरे फैसले तक पहुंचने की कोशिश करें। कहानी के इख्तिताम पर एक दफा फिर आप सभी से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज ए न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी सनसनीखेज कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।